मुझे बताओ गुड्स क्या है? गुड्स क्या है? कोई भी प्रोडक्ट। और मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई बात होगी? नहीं होगी। ये एक्ट कब आया है? 1930, मतलब बहुत पुराना एक्ट है। ठीक है, गुड्स हम तब से बेच रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट्स को बेचने को लेके पूरी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अब बेचना करना कौन करता है? ये सेल में कौन कवर होता है? बिजनेसमैन। और एक सेलर और एक बायर। ठीक है, एक सेलर होता है और एक बायर होता है। कुछ होते हैं रिटेलर्स, कुछ होते हैं होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स। तो जो जो सेल कर रहा है और जो जो उसे खरीद रहा है सबको इसमें कवर हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आप होलसेलर से अगर रिटेलर परचेज कर रहा है तो भी उसके कुछ राइट्स हैं। होलसेलर अगर डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ खरीद रहा है उसके भी राइट्स है। मैन्युफैक्चरर से कुछ खरीद रहा है उसके भी राइट्स हैं। हम पूरे एक्ट में समझेंगे कि सेल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से आती है। कभी कभी आपका डायरेक्ट प्रॉपर पेपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी कभी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे अपने कोई भी शॉप जाते हैं, कोई भी स्टोर जाते हैं, तो हमने कोई चीज परचेज की है, वो तुम्हें राइट प्राइस पे मिले, राइट क्वांटिटी में मिले, राइट प्रोडक्ट मिले, ये तुम्हारे साइड से एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। और सेलर का काम भी यही है कि वो तुम्हें राइट प्रोडक्ट दे, राइट प्राइस पे दे, राइट क्वांटिटी क्वालिटी सब दे, वो उसके साइड से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब कई बार हम कोई चीज स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, हम गुड्स के उसमें पढ़ेंगे। कई बार हम कोई स्पेसिफिक, हमको यही प्रोडक्ट चाहिए, हमको यही कलर चाहिए, तो तब सेलर की जिम्मेदारी क्या है? वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही आपको दे। कई बार कोई चीजें जनरल होती हैं कि भाई हमको इतने सारे पेपर्स भेज दो, हमको इतने सारे डायरेक्टली कि ये वाले फोन्स भेज दो। ठीक है, क्वांटिटी वाइज तो वो जेनरिक है, वो एज सर्टेन चीजें नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं ये जो है एक एक्ट है ना, ये वेरी ओल्ड मर्केंटाइल लॉ है बच्चों। मर्केंटाइल मतलब बिजनेस, ट्रेड। ठीक है, तो ये पूरा एक्ट किससे रिलेटेड है? ट्रेड से रिलेटेड। इसमें कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्वॉल्व है और कुछ जगह पे हाँ सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब बायर मींस person who buys or agrees to buy. Delivery means voluntary transfer of possession from one person to another. कई बार आप लोग कॉल्स पे ऑर्डर देते हो, ऑनलाइन ऑर्डर तो डिलीवरी होती है। ठीक है, अब जो बिजनेस करते हैं, अब माल अपने अपने सिटी में भी बहुत सारे जो ऐसे स्टॉक है वो दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं, तो बार बार लेने तो जाते नहीं है। कई बार एक बार डील हो गई, आपकी पहचान हो गई, तो आप फोन पे भी ऑर्डर दे सकते हो। या हम जबलपुर में बैठे बैठे छोटे छोटे शहरों को कुछ चीजें डिलीवर करते हैं, तो फोन पे काम हो जाता है। ट्रांसपोर्ट is the means of delivery, ship, railway, ठीक है, इन सब से हमारी डिलीवरी हो जाती है। Goods are said to be deliverable state when they are in such state that the buyer would under the contract bound to take the delivery of them. Deliverable state यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने बोल दिया सामने वाले को इतना इतना स्टॉक चाहिए, इतना हमें क्वांटिटी में चाहिए, अब आप हमें इस चीज की डिलीवरी दे दो। ठीक है, तो सेलर बाउंड है कि उसको उस चीज की डिलीवरी देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल गुड्स। टाइटल मतलब बच्चों टाइटल ऑफ गुड नहीं, कौन ओनर होगा, पोजेशन किसके पास है। ठीक है, तो जब आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो पहले पहले डॉक्यूमेंट्स किसके पास होते हैं? जिसके गुड्स होते हैं, जो सेलर होता है। फिर बाद में किसके हो जाते हैं? बायर के हो जाते हैं। ठीक है, फॉल्ट मींस रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। फ्यूचर गुड्स मींस मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर अक्वायर्ड बाय आफ्टर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हम ये देखेंगे फ्यूचर गुड्स में कभी कभार वो भी कवर होते हैं जो सीजनल होते हैं। मैंगोज आने वाले हैं, पहले से आप ऑर्डर दे दोगे। ठीक है, ऑर्किड्स फ्लावर्स होते हैं, पहले से आप ऑर्डर दे दोगे कि ये सीजनल है, हमें फ्यूचर में लगेंगे। ठीक है, गुड्स, अच्छा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे लिए कि गुड्स क्या होते हैं। हमने मूवेबल की इमूवेबल की डेफिनेशन कभी समझी है? हमने बहुत बार देखा है इमूवेबल क्या होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड, बेनिफिट अराइजिंग ऑफ लैंड, और फिर एनीथिंग जो फास्ट एंड परमानेंटली arises from earth. अब goods मतलब any kind of movable property other than actionable claims and money. मतलब goods में money और actionable claims नहीं आते बच्चों। actionable claims यानी ऐसे क्लेम्स जिसके अगेंस्ट अभी आप एक्शन ले सकते हो, जैसे कि प्रोमिसरी नोट्स वगैरह हैं। ठीक है, अब ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कई बार ऐसे नोट्स बनते हैं, बैंक नोट्स हो गए, जिससे आपको कुछ पैसा आने वाला है। ठीक है, जिससे आपको अल्टीमेटली कुछ पैसा आने वाला है। अब आपने क्या किया, वो किसी पर्सन को सेल कर दिया कि मैं को पैसा दे दे तू और तू उससे ले लेना जब भी 3 मंथ्स में। इसको हम गुड्स में कवर नहीं करेंगे।
ठीक है। अब मनी भी गुड्स में नहीं आता है, मतलब गुड्स की डेफिनेशन में क्या आ रहा है बच्चे, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या कवर हो गया, स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स और थिंग्स अटैच जो ऑलरेडी आप सर्व कर सकते हो अर्थ से निकल के, जैसे कि हमारे वो गेहूं वगैरह, ठीक है, जो फार्मिंग वाली चीजें। तो गुड्स में सबसे पहले डेफिनेशन याद कर लो, मींस काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट आल्सो इंक्लूड्स, नहीं, डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, बट इट इंक्लूड्स ग्रास, स्टॉक, शेयर्स, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स और other things attached which can be served, ठीक है। अब पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, हमें पता है जब वो पैसे हमें नहीं दे सकते। ये सारी डेफिनेशंस वो क्यों दे रहे हैं इनिशियली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्ड्स आगे यूज होंगे एक्ट में, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट यानी जो ट्रेडिंग करता है उस पर्सन का कोई एजेंट, ठीक है। प्राइस मींस कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। प्रॉपर्टी मींस जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, नॉट मर्ली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब स्टेट और कंडीशन ऑफ द गुड्स। सेलर मतलब जो अग्री करता है कि मैं तुम्हें गुड्स बेचूंगा, और स्पेसिफिक गुड्स यानी आइडेंटिफाइड अग्रीड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया मुझे आईफोन 14 ही चाहिए, तो वो स्पेसिफिक गुड्स में कवर हो जाता है। अब आ जाते बच्चे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले ट्रांसफर और अग्रीमेंट बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड गुड्स। यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब वो गुड्स ही, ठीक है, टू द बायर और फॉर मनी कंसेशन कॉल्ड द प्राइस। सेल ऑफ गुड एक्ट में मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर आपने फ्री में कोई गुड्स दिए हैं, सैंपल्स दिए हैं, वो सेल ऑफ गुड्स में कवर नहीं होगा। सैंपल्स दिखाने के लिए दिया और उसके बाद ऑर्डर आ रहा है प्रोडक्ट्स का, तो वो सेल ऑफ गुड्स में कवर होगा, ठीक है। क्या नहीं, सैंपल्स कभी सेल होने के लिए नहीं होते हैं। आपको सैंपल्स मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने बहुत सारे समझो मेकअप प्रोडक्ट्स रखे हैं, ठीक है, मेकअप प्रोडक्ट्स मेरे पास बहुत सारी लिप शेड्स हैं। अब तुम आई हो कि मुझे लिप शेड चाहिए, मैंने तुमको एक सैंपल दिखाया, वो मुझे कंपनी अलग से देगी, दैट इज ओनली फॉर टेस्टर हम बोलते हैं जिसको, तो वो एक सैंपल है, वो बेचने के लिए कभी नहीं होता। मेरा स्टॉक कहीं कम नहीं होगा। जब मैं मैन्युफैक्चरर या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से कोई ऑर्डर प्लेस करूंगी कि मुझे अपनी दुकान में ये प्रोडक्ट्स रखने हैं, तो मुझे स्टॉक एक कार्टन मुझे देगा पूरा प्रोडक्ट्स का, और एक छोटा सा कार्टन देगा सैंपल्स का जो फ्री में आता है, उसके मैं कोई उसको पैसे नहीं देती हूँ, ठीक है। तो मेरा कहीं से कोई स्टॉक खत्म नहीं होगा, समझ आया। चलो, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे बायलैटरल मतलब दो लोग, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ कोर्स 2 और मोर पर्सन। सेल ऑफ गुड एक्ट पूरा क्लास में याद कर लो, बाद में रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी गुड्स, ठीक है। प्राइस और मनी कंसिडरेशन, ऑल द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स बताओ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, उसमें भी वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, वही इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, माइनर नहीं होना चाहिए। ये सब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखेंगे। तो सेल ऑफ गुड एक्ट में सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स, फिर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो कि गुड्स है, और मनी और कंसिडरेशन मैंडेटरी है। तो एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2 और मोर, ठीक है, हैज टू वन पार्टी एंड अनदर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी ट्रांस, मतलब आप ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बेचोगे सामने वाले को, सामने वाला आपसे गुड्स खरीदेगा और फिर उसके बदले आपको प्राइस देगा, और उसके बाद ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ सेल और अग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है। परफेक्ट, कि अग्रीमेंट टू सेल यानी हम फ्यूचर में सेल करेंगे, और सेल मतलब हम अभी कर रहे हैं। सेल और बेलमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होगा, ये तुमको आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। सेल बेलमेंट क्या होता है बच्चों, प्रॉपर्टी किसी के पास रख लेना, क्या उसमें कंसिडरेशन होता है,
नहीं होता है। हम कई बार अपनी कोई बुक्स, अपना डॉग किसी ना किसी के घर पे रख के जाते हैं, फॉर टाइम बिंग इसको संभाल के रखना, फिर आके हम ले लेते हैं। उसके बदले हो सकता है वो हमसे कुछ और चीज मांग ले, ठीक है। मनी कंसिडरेशन बेलमेंट में हो जरूरी नहीं है, ठीक है। हम बेलमेंट में कोई ना कोई चीज गिरवी पे भी रखते हैं। अभी देखो, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अब सेल और हायर परचेज अग्रीमेंट, यानी हायर परचेज अग्रीमेंट मतलब नहीं, बच्चों कई बार क्या होता है, हम कार खरीदते हैं, ठीक है, कार हमने लोन पे ली है। अच्छा ऐसे समझो तुम, हमने कोई एक लैंड, ठीक है, यूज करने के लिए ली है रेंट पे, ठीक है, हायर करिए, ठीक है। ऐसे ही समझ लो, जूम कार हायर करते हैं हम, जूम कार समझते हो ना सब, ठीक है। समझो लैंड हमने यूज करने के लिए ली है रेंट पे या फिर लीज पे, ठीक है। अभी क्या हुआ, मतलब समझो ना फ्लैट है या कुछ भी। अभी क्या हुआ कि ये जब हम बोलते हैं कि अपन हायर परचेज अग्रीमेंट कर लेते हैं, मतलब जैसे लीज हम मंथली पे करते हैं, ठीक है, तो हम हायर परचेज अग्रीमेंट में भी मंथली 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 पे करते जाएंगे, और लास्ट पेमेंट में क्या होगा, ये लैंड हमारी हो जाती है, ठीक है। जब हम कोई कार हायर परचेज पे लेते हैं तो हम मंथली मंथली ईएमआई भरते जाते भरते जाते भरते जाते, और फिर लास्ट में क्या होता है, वो हमारी हो जाती। कई बार ऑप्शन देते हैं हम कि डू यू वांट टू बाय इट और जस्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। जनरली लोग खरीद ही लेते हैं उसको, ठीक है, इंस्टॉलमेंट काइंड ऑफ। चलो अभी हम एक बार डिफरेंसेस देखते हैं। सेल एंड हायर परचेज अग्रीमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग एंड अग्रीमेंट टू सेल। क्यों बोल दिया अग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि बाद में क्या हो जाती है, सेल हो जाती है। पोजेशन ऑफ गुड्स नीड नॉट टू बी नेसेसरली ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सेल है, उसमें क्या होता है, कई बार आपने भेज दिए माल, ठीक है, कई बार पेमेंट 3 मंथ्स बाद होती है, कई बार क्या होता है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लेते हो कि अभी भैया 10 कार्टन भेजना, 10 कार्टन बाद में भेजना, तो जरूरी नहीं है कि पोजेशन इमीडिएटली ट्रांसफर हो, ठीक है। पोजेशन ट्रांसफर्स इमीडिएटली, क्योंकि आप उसको यूज करने के लिए तुरंत हायर परचेज में ले लेते हो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली इज मस्ट। अब ओनरशिप लेकिन ट्रांसफर हो जाती, भाई माल 10 कार्टन का तेरे यहां रखा है लेकिन वो मेरे हैं, क्योंकि मैंने पे कर दिया है और सेल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हो चुका है। अभी 10 कार्टन भेज रहे हैं और 10 कार्टन बाद में, लेकिन वो है किसके, बायर के। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। द बायर हैज नो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया पेमेंट, तो बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब उसने पेमेंट तो पूरी कंप्लीट करनी ही है। द हायर हैज द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब उसको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो वो मना कर सकता है, मुझे आपसे ये कार या लैंड या ये सब चीजें अब नहीं चाहिए। सेलर कैन नॉट रीपोजेस गुड्स इफ अमाउंट रिमेन्स अनपेड, ही कैन सू द बायर। मतलब बायर ने अगर पेमेंट नहीं की तो सेलर क्या करेगा, सू कर सकता है, ठीक है। द हायरर वेंडर हैज राइट टू रीपोजेस द गुड्स इफ द हायरर फेल्स टू पे एन इंस्टॉल, मतलब बीच का अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तो हम अपनी कार या अपना लैंड, अपना प्रॉपर्टी आपसे वापस ले लेंगे। मैं कार का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रही हूं क्योंकि हम सेल ऑफ गुड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सेल अग्रीमेंट में और मे नॉट बी इन राइटिंग, हायर परचेसेस मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल और हायर परचेस, ये मैं तुमसे शेयर कर दूंगी, यही फॉर्मेट में लिख के आना। अब सेल और बेलमेंट, सेल और बेलमेंट का देखो, सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर अ प्राइस, ठीक है, सेल की डेफिनेशन लिख दी है। बेलमेंट इज अ ट्रांजैक्शन अंडर विच गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन द बेलर टू अनदर द बेली फॉर सम पर्पस, ठीक है। Upon a contract they may be returned or disposed of as directed after the purpose is accomplished, मतलब आपने किसी को बुक्स यूज करने के लिए दिए तो एक पर्पस फुलफिल हो गया, फिर आप उससे वापस ले लो। आप अपना डॉग छोड़ के गए हो, जब आप वापस आ जाओगे आपका पर्पस खत्म हो गया, आप घूम के आ गए, अब डॉग की उसने केयर कर लिया, आप अपना डॉग वापस ले लोगे। ये किस में कवर हो गया, बेलमेंट में। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज मस्ट, इसमें कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, कुछ टाइम के लिए आपको पोजेशन जरूर दे सकते हैं पर इसमें नहीं है। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर इज नॉट मैंडेटरी, मतलब इमीडिएट ट्रांसफर सेल में नहीं होता है। और पोजेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम द बेलर टू बेली, क्योंकि हम अपने बुक्स या डॉग्स या कोई भी चीज उसको सामने वाले को रखने को दे रहे हैं तो उसमें पोजेशन तो हम थोड़ी देर के लिए उसको देते हैं। ये सेल ऑफ गुड हो गया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरा बेलमेंट का टॉपिक है, तब हम इसको और एक्सट्रीमली समझेंगे कि बेलर क्या है, बेली क्या है, उनके क्या एसेंशियल्स है, ठीक है।
सेल और अग्रीमेंट टू सेल तुम लोगों ने सही बताया, सेल जो अभी हो रहा है, अग्रीमेंट टू सेल जो फ्यूचर में होगा। तो इसमें ओनरशिप टेक्स प्लेस इमीडिएटली, इसमें फ्यूचर डेट पे आएगी, ठीक है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिटर्न में अभी एग्जीक्यूट हो गया है, ये एग्जीक्यूटरी है, फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा। इट इज एब्सोल्यूट, इट मे बी कंडीशनल, होगा कि नहीं पता नहीं। रिस्क ऑफ लॉस इज इमीडिएटली ट्रांसफर टू द बायर, इसमें कुछ भी ट्रांसफर अभी नहीं होता है। सेलर कैन सू द बायर फॉर प्राइस इवन दो द गुड्स आर इन पोजेशन, ठीक है, मतलब बायर पे नहीं करेगा तो सेलर उसको सू कर सकता है, भले वो गुड्स अभी भी सेलर के पास रखे हो, पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका सेल का तो आप उसको सूट फाइल कर सकते हो। द सेलर कैन सू द बायर ओनली फॉर द डैमेजेस, मतलब अग्रीमेंट टू सेल कर लिया, हो सकता है कि अब फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, उसके लिए अभी अगर सेलर को कुछ भी डैमेज हो रहा है तो आपने पेमेंट नहीं की, उसके लिए हम आपको सू नहीं करेंगे। आपने मुझे उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे कुछ डैमेज हुआ है कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके अब मैं किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बाउंड हो गया हूं यहाँ पे, तो मुझे जो डैमेजेस है आप उसका पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। बायर कैन सू द सेलर फॉर डैमेजेस एज वेल एज द थर्ड पार्टी हु बॉट द गुड्स, ही कैन क्लेम प्रोप्राइटरी रेमेडी एज वेल। अब बायर भी सेलर को सूट फाइल कर सकता है, उसको कुछ गलत रेमेडीज मिले, इवन थर्ड पार्टी भी मिलके सूट फाइल कर सकती है सेलर के साथ कि अगर उसने कुछ भी गलत रॉन्ग प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर किए। इसमें बायर कैन सू द सेलर ओनली फॉर डैमेजेस ओनली। सेम केस कि आपसे मैंने अग्रीमेंट करने के लिए बात की थी कि आप मुझे इतना माल दोगे, इससे अच्छा मैं किसी और से ले लेता, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में वो डिनाई कर दे, ठीक है। तो सिर्फ डैमेजेस का होगा क्योंकि आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। किसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल। ये वापस वही आ गया। देखो, एक पर्सन है, इसने इसको गुड्स देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सेल का कॉन्ट्रैक्ट। इस पर्सन की ड्यूटी क्या है? इसको पेमेंट कर दे, ठीक है, अभी करे या फ्यूचर में। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अभी गुड्स किसके पास है? सेलर के पास है, और ये बायर है, ठीक है। आपका पेमेंट आएगा सर तो मैं गुड्स भेज दूंगा, या मैं गुड्स भेज दे रहा हूं आप पेमेंट कर दो, दोनों केस है। दोनों केस में क्या हो रहा है? बायर या तो इसको सूट फाइल कर सकता है कि गुड्स सही नहीं आए, सेलर इसको सूट फाइल कर सकता है कि तूने पेमेंट नहीं दिया। जब आप अग्रीमेंट टू सेल करते हो, अग्रीमेंट टू सेल का समझो मतलब एक शिप है, ठीक है, इसने बोला भाई ये हर 3 मंथ्स में ना क्रॉस होती है, तो जो नेक्स्ट 3 मंथ वाली शिप होगी उसमें तुम मुझे गुड्स मेरे भेजना, ठीक है। ये उन्होंने अग्रीमेंट टू सेल करा कि भाई नेक्स्ट 3 मंथ में अगर शिप आएगी तो अपन एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सेल का, और फिर उसमें तुम मुझे गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया अग्रीमेंट टू सेल। क्या कुछ सेल हुई है? नहीं हुई। क्या कुछ पेमेंट हुई है? नहीं हुई। तो क्या ये इसको सूट फाइल कर सकता है किसी चीज के लिए? नहीं कर सकता। 3 मंथ्स बाद जब तुम कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर हो जाओगे, मतलब इस अग्रीमेंट के बाद एक और अग्रीमेंट होगा, ठीक है, जो एक्चुअल सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर पेमेंट या गुड सही नहीं पहुंचे तो वो दोनों एक दूसरे को सूट फाइल कर सकते। ये जो 3 मंथ्स का वेट किया है इस पर्सन ने, ये बायर है, ये सेलर है, जो 3 मंथ्स का इसने भी वेट किया, इसने भी। इसमें से अगर कोई एक पर्सन भी डिनाई कर दे जब 3 मंथ्स आ गए हैं तो किसी ना किसी को डैमेज होगा। हो सकता है ये 3, अब इसको तो तुरंत इमीडिएट पोजेशन चाहिए गुड्स का, अब ये हो सकता है किसी और से डील करता और शिप में इसके गुड्स आ जाते, अब वहां से शिप निकल रही है और सेलर डिनाई कर रहा है मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, तो डैमेज किसको हुआ? बायर को। तो इसके लिए वो सूट फाइल उस पर कर सकता है। जो गुड्स हैं उसको लेके नहीं कर सकता, जो पेमेंट है सेलर उसको लेके भी सूट फाइल नहीं कर सकता। जो 3 मंथ्स का मुझे डैमेज हुआ है, मैं कहीं और से वो चीज कमा लेता, उस चीज के लिए बस सूट फाइल कर सकता है। अब सबको समझ आ गया? पूछा करो, तुम लोग की शक्ल बताती है कि नहीं समझ आया। चलो, ये हो गया हायर परचेज, ठीक है। मैं तुम्हें ये इसके डिफरेंसेस शेयर कर दूंगी, उससे पढ़ना, ओके। चलो, अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। सबको पता है गुड्स की डेफिनेशन बच्चे? Any movable property which does not includes actionable claims and money. What it includes? Shares, stocks, growing crops, grass, or things which can be attached to the earth and can be served. सेल और कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाऊंगी ये वाला। ये मैं तुमको शेयर करूंगी ना सेल एंड अग्रीमेंट का, ये डिफरेंस पढ़ना है।
An agreement to sell is contract to pure and simple, but a sale contract is plus conveyance. Conveyance मतलब बच्चा ट्रांसफर, ठीक है। जो अग्रीमेंट टू सेल है वो क्या है आपका, प्योर एंड सिंपल है कि आगे जाके हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट प्लस कन्वेंस, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया सेल का, प्लस ट्रांसफर भी करोगे ना पोजेशन का, ओनरशिप का और उस पर्सन का पेमेंट का, ठीक है। तो कन्वेंस के आगे ट्रांसफर लिख दो। चलो गुड्स, उसमें एक्शनेबल क्लेम एक्सप्लेन किया उन्होंने। गुड्स की डेफिनेशन वही लिखी है जो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ी, ठीक है। फिर एक्शनेबल, अब गुड्स में भी एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब बच्चों पॉसिबिलिटी समथिंग हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ठीक है। कोई कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आपको वो मिलेगा, डिपेंडेंट ऑन अ कंडीशन, ठीक है। कंटिंजेंट वर्ड से हमेशा याद रखना कि कोई भी हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग, मतलब ये चीज होगी तो मैं आपसे गुड्स लूंगा, ये चीज नहीं होगी तो मैं आपसे गुड्स लूंगा, कोई भी इधर। अब एग्जिस्टिंग गुड्स दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक और जेनेरिक, और एसर्टेन दूसरा है, एसर्टेन और अनएसर्टेन। यहाँ पे उन्होंने बताया गुड्स जो कि तीन टाइप के होते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स स्पेसिफिक और जेनेरिक होते हैं, या फिर एसर्टेन और अनएसर्टेन। जब मैं तुमको एक्सप्लेन कर रही थी एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब शॉप गए, बहुत सारे गुड्स रखे हैं, तुमने उनसे बोला कि बहुत बड़ा स्टोर है, ठीक है, मॉल है, सब कुछ मिलता है उधर, ठीक है। तुमने उनको बोला मुझे स्पेसिफिकली ये पांडा वाला ही मग चाहिए, ठीक है, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक। भैया 10 मग्स उठा के दे दो, ये क्या हो गया, जेनेरिक, ठीक है। एसर्टेन और अनएसर्टेन, एसर्टेन और अनएसर्टेन में बताओ, जैसे कि चूज करना, ठीक है। अब आईफोन्स रखे, बहुत सारे कलर्स रखे, भैया इलेक्ट्रिक ब्लू वाला ही चाहिए, एसर्टेन कर सकता है वो कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिक ब्लू वाला आईफोन कौन सा है। अनएसर्टेन जब आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि यार दूध के पैकेट दे दो, अब सारे दूध के पैकेट्स रखे हैं, आपने क्या बोल दिया, दूध के पैकेट, उसमें एसर्टेन अनएसर्टेन ही होंगे ना, उसमें चूज थोड़ी करोगे भैया किसमें, सब में सेम इमेजेस बनी होती हैं, ठीक है। कई बार आप क्या करते हो, ऐसी भी चीजें, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था रेडियो सेट्स का, अभी आपको रेडियो सेट्स चाहिए, आपने डायरेक्टली कॉल किया 15 रेडियो सेट चाहिए, इसमें क्या आप एसर्टेन कर पाए क्या, 15 ब्लैक वाले चाहिए, 15 ब्राउन वाले चाहिए, डायरेक्टली आपने क्या बोल दिया 15 रेडियो सेट, ये अनएसर्टेन गुड्स हैं, उसके पास जो जो रेडियो सेट्स रखेंगे वो आपको भेज देगा। अब अगर आप स्पेसिफिकली कॉल करो 10 मग्स चाहिए जो पांडा वाले ही है या फिर मिनियन वाले ही है, तो ये एसर्टेन गुड्स है, जहां आपने एसर्टेन कर लिया कि हमको यही स्पेसिफिकली चाहिए। स्पेसिफिक गुड जेनरिक भी समझे, जेनरिक मतलब जनरल कोई भी एक प्रोडक्ट डालिए, स्पेसिफिकली जब आपने स्पेसिफाई किया है कि मुझे यही वाला प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो आपके पास बहुत सारे राइट्स कवर होते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आ गया एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, स्पेसिफिक और जेनेरिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन। बच्चे ये स्पेसिफिक हो गया, उन्होंने इसलिए 1 और 2 में बस क्लियरली बोल दिया, 1 मतलब स्पेसिफिक और जेनरिक, दूसरा एसर्टेन। और कई बार क्या होता है बच्चे, आप एसर्टेन कर पाते हो कि ये वाला ही कलर चाहिए, स्पेसिफिक में एसर्टेन नहीं कर पा रहे हो कि कलर चाहिए, बस हमको ये वाली चीज दे दो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्लियरली सब में अलग अलग लिखे हैं, तुम भी लिख सकते हो। जैसे एग्जिस्टिंग गुड्स में मैं लिख दिया रेड एवियन साइकिल, ये स्पेसिफिक गुड है, मुझे रेड एवियन ब्रांड की ही साइकिल चाहिए, ठीक है। भूमिका न्यू सिलेबस में हो, आ जाओ, ठीक है। आपने क्लियरली क्या बोल दिया, मुझे रेड एवियन साइकिल ही चाहिए, क्या हो गया, स्पेसिफिक गुड्स कि यही ब्रांड का यही कलर हमको चाहिए। अब एसर्टेन की जब बात आती है, एसर्टेन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर आप एसर्टेन कर पा रहे हो कि यार इसमें से ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अभी देखो एसर्टेन में मैंने लिखा है जैसे 10 कॉफी मग्स है, ठीक है, उसमें से आप एसर्टेन कर रहे हो, उसमें से चूज कर रहे हो कि मुझे एक ये वाला चाहिए, ठीक है। रेड एवियन साइकिल में कैसे डिफरेंस समझोगे, जैसे ये स्पेसिफिक में मैं बोल रही हूं और ये एसर्टेन, तुमको दिमाग में है कि तुम्हारे पास क्या है, आईफोन 15 आने वाला है, तुम्हें दिमाग में मुझे सिर्फ और सिर्फ यही आईफोन 15 चाहिए। एसर्टेन में तुम्हारे दिमाग में नहीं है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मतलब एग्जैक्टली यही चाहिए, वहां जाके तुम्हारे पास 10 ऑप्शंस हैं, उसमें से यू कैन
चूज। यहाँ पे तुम्हें स्पेसिफिकली पता है कि तुमको क्या चाहिए, यहाँ पे जाके तुम उन ऑप्शंस में से चूज करोगे, एसर्टेन करोगे कि अच्छा यही वाला चाहिए। ठीक है, ये जो एसर्टेन वाली चीज है ये आप कॉल पे ऑर्डर कैसे दे रहे हो, आप वहां जाके ऑप्शंस देख के चूज करो कि ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा, अब जब स्पेसिफिक और एसर्टेन, एसर्टेन में बच्चे ये भी कवर होते हैं साइजेस। हम जब कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है, उसमें आप कलर चूज कर रहे हो कि स्पेसिफिकली एक ब्लैक ड्रेस चाहिए। ठीक है, अब जब ब्लैक ड्रेस चूज कर ली स्पेसिफिकली यही ब्रांड की, ठीक है, ब्लैक ड्रेस चाहिए, जब एसर्टेन करने जाओगे तो उसमें साइज इन्वॉल्व करोगे, भाई एल चाहिए, एक्सएल चाहिए, एम चाहिए, एस चाहिए, तो वो जब आप एसर्टेन करके बोल रहे हो कि पर्टिकुलरली एम साइज चाहिए तो वो एसर्टेन में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें याद होना चाहिए एग्जिस्टिंग में क्या क्या कवर होते हैं, स्पेसिफिक और जेनरिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन। अब एग्जिस्टिंग नोटबुक्स हैं क्या तुम लोगों के पास? नहीं है? जिनके पास बुक्स हैं वो तो बुक्स में लिख लो, फिर इन लोगों को शेयर कर देना। जब लिख रहे हो एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है, उसमें लिख दो रेड एवियन साइकिल, अनएसर्टेन में रेडियो सेट्स, और एसर्टेन में 10 कॉफी मग्स में से कोई एक स्पेसिफिक कॉफी मग। बुक के पीछे कहीं पे भी लिख लो या नोटबुक में ऐसे लिख दो, स्पेसिफिक गुड्स डैश रेड एवियन साइकिल, अनएसर्टेन गुड्स डैश रेडियो सेट्स, एसर्टेन गुड्स डैश 10 कॉफी मग्स में से 1 स्पेसिफिक कॉफी मग। वन स्पेसिफिक कॉफी मग लिखना, क्योंकि एसर्टेन मर्जेस विथ स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, हो गया? चलो, एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर ईदर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेलर के पास वो चीज अवेलेबल है। सेल ऑफ गुड्स पोजेस्ड बट नॉट ओन्ड बाय द सेलर वुड बी बाय एन एजेंट और प्लेज, मतलब अगर सेलर के पास नहीं है तो फिर वो कहीं से आपको मंगा के दे देगा। जेनेरिक और अनएसर्टेन गुड्स आर गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बट आर इंडिकेटेड एज डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन दे दिया, रेडियो सेट्स चाहिए, ठीक है, इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है। इफ अ मर्चेंट अग्रीज टू सप्लाई अ रेडियो सेट from his stock of radio set is a contract of sale of unascertain goods, it is not known which set will be delivered, जो है उसके पास वो deliver कर देंगे। as soon as a particular set separated or identified from the delivery and the buyer has notice of it, मतलब मुझे specifically brown वाला अगर मैं बोल दूं कि मुझे रेडियो सेट चाहिए जिसकी इतनी इतनी इंचेस होगी, साइज वगैरह, the goods are as certain and become specific गुड्स। तो अल्टीमेटली एज सर्टेन गुड्स क्या बन जाते हैं आपके स्पेसिफिक। तभी मैं बोल रही हूँ कि जब आपने स्पेसिफिकली सोच लिया एक ब्लैक ड्रेस चाहिए, उसके बाद आपने जब उसकी साइज और क्लियरली डिफाइन कर दिया तो वो एज सर्टेन गुड्स आपके क्या हो गए, स्पेसिफिक। ठीक है, फ्यूचर गुड्स में मैंने अभी बता दिया था मैंगोज ऑर्किड्स यानी सीजनल, ठीक है, ये फ्यूचर में ही मिलेंगे जब वो सीजन आएगा, उसके लिए अगर अभी आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर गुड्स आर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और acquired by the seller after making a contract of sale. A agrees to sell all the mangoes which will be produced in the garden next season. ये अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो जैसे ही नेक्स्ट सीजन आएगा आपको वो मैंगोज मिल जाएंगे। दिस इज एन अग्रीमेंट फॉर सेल फॉर फ्यूचर गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स मैंने बताया कोई कंडीशन फुलफिल होगी, कोई हैपनिंग होगी तो होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो होगी सेल। Where there is a contract for sale of goods, the acquisition of which the seller depends upon a contingency which may or may not happen, मतलब आपकी सेल कैसे हो रही है, ये चीज होगी तो मैं आपसे परचेज कर रहा हूं, ये चीज नहीं होगी तो मैं आपसे परचेज नहीं कर रहा हूं। Such goods are known as contingent. Contingent fall in a class of future goods. A agrees to sell a certain TV set provided he is able to get it from present owner. This is an agreement to sell contingent set. In such case, if the contingency does not happen for no fault, the seller will not be liable for damages. मतलब क्या हुआ बच्चों, एग्जाम्पल, टीवी लेनी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर मैच चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप मैच है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप तक पहुंचेगी तो हम आपसे टीवी लेंगे वरना हम आपसे टीवी
नहीं लेंगे। तो इंडिया अगर पहुंच गई तो टीवी का ऑर्डर प्लेस्ड, नहीं है तो प्लेस्ड नहीं है। तो कंडीशन हो गई वर्ल्ड कप वाली। Actual can take place only of specific goods and property in goods passes from seller to at the time provided that goods are deliverable state and the contract is unconditional। जैसे आपकी कंडीशन पूरी होगी तभी हम बोलेंगे वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गया और एक्चुअल सेल विल हैपन, वरना फिर वो चीज नहीं होगी। अगर कुछ डैमेजेस हैं तो उस चीज के लिए आप उसको सूट फाइल कर सकते हो, पर सेल के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते। भाई पैसे तो दे, इंडिया नहीं पहुंची तो क्या हुआ, मुझे टीवी बेचनी है, बोले नहीं इंडिया नहीं पहुंची तो फिर नहीं लेना हमको। ठीक है। पेरिशिंग ऑफ गुड्स पता है, खत्म होने वाले, खराब जल्दी। ठीक है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द गुड्स में पेरिश बिफोर द सेल इज कंप्लीट। कई बार होता है एक्सपायरी पहले आ जाती है। सच अ स्टेज में अराइज इन फॉलोइंग केसेस, जब गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, गुड्स पहले खराब हो गए। फिर गुड्स पेरिशिंग आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल, मतलब अग्रीमेंट टू सेल हो गए 3 मंथ्स में करेंगे, उसके बाद गुड्स पेरिश हो गए। दो ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और आफ्टर मेकिंग अग्रीमेंट टू सेल। देखो कैसे बताया, वेर इन अ कॉन्ट्रैक्ट of sale of specific goods, the goods without the knowledge of the seller have at the time making the contract perish or become so damages as longer to answer to the description in the contract is void। अभी क्या हुआ, सेलर को पता ही नहीं था ये चीज खराब होने वाली है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void, वो उस चीज के पैसे नहीं मांग सकता। दिस इज बेस्ड ऑन द रूल म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट रेंडर कॉन्ट्रैक्ट void। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे दोनों की गलती थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम बायर ने भी चेक नहीं किया और सेलर ने भी चेक नहीं किया। ठीक है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब वो पेरिश हो गए हैं तो वो बायर को नहीं बोल सकता तुम्हें इसके मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वो जरूर बोल सकता है कि राइट प्रोडक्ट दे दो तो मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है। इफ द सेलर वाज अवेयर ऑफ द डिस्ट्रक्शन, अगर उसको पता था ये खत्म खराब चीज है, स्टिल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ही इज एस्टॉप फ्रॉम डिस्प्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मोर ओवर पेरिशिंग गुड्स नॉट ओनली इंक्लूड्स लॉस बाय थेफ्ट बट वह गुड्स हैव लॉस्ट देयर कमर्शियल वैल्यू। अगर तुम्हें पता था और तुम ऐसे खराब, तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेलर के अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे और फिर अपना कॉम्पनसेशन या राइट प्रोडक्ट हम उससे लेके रहेंगे। ठीक है। अब अग्रीमेंट टू सेल के बाद अगर सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट एनी पार्टी, किसी की कोई गलती नहीं थी, पेरिश और सो डैमेज फॉर लोग फॉर एज नो लॉन्गर टू आंसर द डिस्क्रिप्शन इन द अग्रीमेंट बिफोर रिस्क पासेस टू द बायर, द अग्रीमेंट इज thereby avoided। जैसे शिप वाली बात एग्जांपल ले लो, हमने क्या बोला था 3 मंथ्स बाद शिप आएगी तब अपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब गुड्स भेजना। अब शिप ही सिंक इन हो गई तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं, अग्रीमेंट टू सेल भी अवॉइड करो, हमें कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे अब हम तो। ठीक है, तो किसी की भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। हम पेरिशिंग देख रहे हैं, तो अगर वो गुड्स जो थे वो गुड्स पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही खराब हो गए तो फिर हम आगे कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। प्राइस, प्राइस हमने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो सेल कैन टेक प्लेस विदाउट प्राइस। सेल ऑफ गुड एक्ट में सिर्फ और सिर्फ कवर होता है कंसिडरेशन विच इज कवर्ड अंडर प्राइस। Thus, if there is no valuable consideration to support a voluntary surrender of goods by the real owner to another, the transaction is a gift. It is not covered by sale of good act। ठीक है, हम गिफ्ट विफ्ट वाली चीजें नहीं, पैसा दो मान लो, यही वाली चीज हम सेल ऑफ गुड एक्ट जो कि कब आया है 1930, ठीक है, तब कवर करते हैं। मोड्स ऑफ फिक्सिंग प्राइस, अभी सब इजी इजी चीजें हैं, पहले डिफरेंसेस देखे, फिर गुड्स की डेफिनेशन, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग में बच्चे क्या हो गया, स्पेसिफिक और जेनेरिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन। फिर प्राइस इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ पेरिशिंग गुड्स, मतलब कि अगर गुड्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद खराब होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अग्रीमेंट टू सेल के बाद अगर आपके पेरिशिंग गुड्स पेरिश हो जाते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आपको अवॉइड करना है। ठीक है, मोड्स ऑफ, हाँ वो तुम्हें एक्शन लेगी ना कि तुमने मुझे खराब फोन दिया है, और इनफैक्ट तुम्हें बोलेगी या तो बनवा के दो, तो तुम्हें उसका कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा जो फोन बना है। 3 डेज में ये डिपेंड करता है कि उसकी गलती से खराब हुआ है कि एक्चुअली फोन में डिफॉल्ट था। वो चेक कराएगा, उसको पता चलेगा एक्चुअली खराब फोन बिका है तो वो तुम्हें ऑफकोर्स तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, और अगर उसने तोड़ दिया है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। प्राइस कैसे अनफेवरेबल है, मार्केट प्राइस 20,000 का फोन अब 10,000 में ही मिलेगा ना, कि 20,000 का अभी नया फ्रेश फोन खरीदा तो वो तो तुम्हारा चॉइस है, तुमने 10 में क्यों बेचा। तुम कैसे बिजनेस करोगी, 20,000 की चीज 10,000 में बेचोगी तो
20,000 की चीज एटलीस्ट 25 में बेचोगी, 10 में कौन बेचेगा और क्यों बेचेगा? कहाँ होता है ऐसा? तो पुराना है तो पुराने की प्राइस भी तो तुम्हें पुरानी जैसी मिलेगी ना। देख, सेकेंड हैंड गुड्स की बात कर रही है कि फ्रेश गुड्स की बात कर रही है? नहीं, तो पहले अगर फ्रेश गुड्स हैं, अगर फ्रेश फोन है, नया फोन 20,000 का खरीदा है, नया फोन 20,000 का 10,000 में कौन बेच रहा है? खरीदने वाले बहुत हैं, खरीदने वाले बहुत है, पर बेच कौन रहा है? और अगर सेकेंड हैंड सब नुपुर नुपुर करते, और अगर सेकेंड हैंड गुड्स हैं, बच्चे यूट्यूब वाले बच्चे भी हंसेंगे और अगर सेकेंड हैंड गुड्स हैं, सेकेंड हैंड आपने 20,000 में खरीदा, तो आप सेकेंड हैंड गुड्स पहली बात तो इतने महंगे खरीद क्यों रहे हो? आप सेकेंड हैंड गुड्स, या तो तू मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, या तो मेरे को बस ये बता, फेवरेबल अनफेवरेबल प्राइस सामने वाले के लिए तो नहीं है। 20,000 की चीज तो मुझे 10,000 में देगी, कहीं से अनफेवरेबल नहीं है, तो मेरे लिए फेवरेबल है। ये तो तूने सिंधी दिमाग लगा दिया यहाँ पे कि अगर स्टॉक रखा हुआ है उसको खत्म करना है। हाँ, बेचनी है, सही बात है, ठीक है। तो तुमने 20,000 की चीज तब 10,000 में बेच दी क्योंकि तुमको खत्म करनी है, मार्केट वैल्यू चेक नहीं की, अब वो चीज खराब निकली, तो तुम ऑफकोर्स अपने फेवर में कोर्ट में बोल सकती हो, सर वो 20,000 की थी, एक तो मैंने इस आदमी को 10,000 में दी, ऊपर से ये मुझसे डैमेजेस भी क्लेम करने आ गए कि खराब चीज हो गई है, तो तुम मुझे इसका भी कॉम्पनसेशन दो। तो जज बोलेंगे ना कि हाँ भाई, तुमको वैसे ही वो चीज सस्ती मिली, खुद बनवा लो वो फोन या जो भी फर्नीचर है, जो भी, ठीक है। एक एक प्रैक्टिकली अगर अपन सोचें तो कोई महंगी चीज को आपने सस्ती में बेचा है क्योंकि आपको वो चीज बेचनी थी, आप अब्रॉड जा रहे हो, अब वो चीज का कोई सेंस नहीं, आपने बेच के खत्म कर दी। अभी आप गए ही नहीं अब्रॉड, उससे पहले वो बंदा एक्शन लेने आ गया कि खराब चीज दी है, तब आप बोल सकते हो भाई 20 की थी, मैं तुझे 10 में दी है, बनवा ले, कोई बात नहीं, ठीक है। वो मान गया तो ठीक, नहीं तो वो सूट फाइल करेगा कि गलत सेल है, रॉन्ग सेल है, तो आपको प्रोडक्ट ना या तो वापस लेना पड़ेगा और उसके 10,000 वापस देने पड़ेंगे, या फिर आप कोर्ट आपका फेवर में जजमेंट दे देगा कि भाई वो पर्सन जाके बनवा ले उस चीज को, ठीक है। चलो, मोड ऑफ फिक्सिंग प्राइस। मोड ऑफ फिक्सिंग प्राइस में एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टीज देमसेल्फ, मतलब शॉप गए, देखा प्रोडक्ट कितने का है, उतना पैसा उसको दे दिया, वहीं फिक्स हो गई प्राइस, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली ऑन एंड ऑन, तुरंत तुरंत में प्राइस जो फिक्स होती है। मे बी लेफ्ट बाय डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, मतलब अपन ने छोड़ दिया कैसी कैसी डीलिंग होगी। इसमें क्या होता है, आप 10 जगह फोन करते हो, भाई हमें इतने कार्टन ऑफ चिप्स चाहिए, एक ने बोला 25,000, एक ने बोला 22,000, एक ने बोला 23,000, तो ये आपकी डीलिंग्स पे डिपेंड करता है कि आप किससे कितना पैसे में ले रहे हो। आपको ऑफकोर्स 22,000 वाला फेवरेबल लगेगा तो आप 22,000 वाला 10 कार्टन जो भी चिप्स का वो आप ऑर्डर कर दोगे। मे बी लेफ्ट बाय फिक्स्ड इन सम स्ट्यूपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्यूपुलेटेड यानी कंडीशंस, ठीक है भैया। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल, तुमने कभी देखा होगा, बिजनेसमैन क्या करते हैं, पहले तो छोटा ऑर्डर करते हैं, ठीक है। मेडिसिन मान लो, समझो आपको ऑर्डर करनी है मेडिसिन, ठीक है। ऑइंटमेंट्स हो गए, मेडिसिन ऑइंटमेंट हो गए। अभी क्या हुआ, आपने पहले बोला कि भैया ये 10 ऑइंटमेंट दे दो, वो बोल रहा है आज की डेट में मैं आपको 10,000 दूंगा, अगर आपका विद इन 2 मंथ्स नेक्स्ट ऑर्डर आता है तो भैया मैं प्राइस 9,000 कर दूंगा, ठीक है। जितना ज्यादा ऑर्डर करोगे उतनी प्राइस में थोड़ी थोड़ी आपको डिस्काउंट दे दूंगा, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन बेचने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इंस्टेड बहुत ज्यादा कमाने में, वो थोड़ा थोड़ा मार्जिन में खेल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना स्ट्यूपुलेटेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज, मतलब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब आज मैं आपको 10,000 में दे रहा हूं, नेक्स्ट कंडीशन आपका 20 का ऑर्डर आ जाएगा तो प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, या मेरे को ही ऑर्डर करोगे तो प्राइस कम हो जाएगा। ये एक फेयर प्राइस, फेयर कंपटीशन, फेयर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो और फेयर कंडीशन डाल देते हो तो उस पर आपकी प्राइस डिसाइड होती है। लास्ट मे बी लेफ्ट टू फिक्स्ड बाय सम थर्ड पार्टी, क्या लगता है ये क्या होगा फिर? वो तो लिखा हुआ है, उसको हिंदी में बोल रहे हो। थर्ड पार्टी कौन कवर होगी? मैन्युफैक्चरर, ठीक है। आप डील कर रहे हो मेरे से, ठीक है, कि शूज लेने हैं, ठीक है, शूज ले रहे हो, आप बोल रहे हो कितने में दोगे, मुझे अपनी शॉप पे बहुत सारे शूज का स्टॉक रखना है। आप बोल रहे हो कि यार प्राइस ना जो मैन्युफैक्चरर सजेस्ट करेंगे उसका 5% मैं तुझे दे दूंगा, तो ये इसकी जो 5% एडिशन है वो थर्ड पार्टी पे डिपेंड करती है। होता है ऐसा?
ठीक है, तो 4 मोड उन्होंने बताए हैं फॉर फिक्सिंग द प्राइस। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड बाय द पार्टीज, दूसरा डिपेंड्स बिटवीन द डीलिंग ऑफ द पार्टीज, तीसरा स्टिपुलेटेड कोई कंडीशन में आता है, चौथा बाय थर्ड पार्टी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज, कंडीशन एंड वारंटीज। कंडीशन एंड वारंटीज क्या होता है? कंडीशन लगाना जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेते हो, और वारंटी मतलब क्या होता है? सबको पता होगा, कुछ टाइम के लिए मिलती, पर वारंटी में होता क्या है? तो फिर गारंटी क्या होता है? अगर मैं तुमको बोल रही हूं ये ले जाओ, वॉच ले जाओ, गारंटी है बढ़िया चलेगी, सेल नहीं खराब होंगे, तो गारंटी मतलब? यस, परफेक्ट। गारंटी में मतलब अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है बच्चों, तो तुरंत एक्सचेंज करके देगा। और इसलिए देखो हर जगह वारंटी वर्ड होता है, भैया वारंटी डली है, वारंटी डली है। इस वॉच के साथ भी वारंटी आती है, वारंटी कार्ड मिलते हैं हमको कि हम आपको रिपेयर करके देंगे अगर कोई चीज खराब होती है। गारंटी मतलब आपको नई की नई चीज देनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम कंडीशन ऑफ वारंटी की, बच्चों कंडीशन ऑफ वारंटी समझो। सबसे पहले एक लड़की है, ठीक है, ये स्विमर है, ठीक है। इसकी कंडीशन है एक शॉप में कि मुझे वॉच चाहिए जो क्या है? वाटर प्रूफ है, क्योंकि मैं स्विमर हूं। ये क्या हो गई बच्चों? इसकी कंडीशन। मतलब कि जब ये वॉच लेके आएगी, ये बेल्ट है, ठीक है, जब ये वॉच लेके आएगी तो जब ये वॉच लेके आएगी तो क्या होगा? पानी में गई अगर और वॉच बंद हो गई, वॉच नहीं चल रही, तो क्या उसकी कंडीशन ब्रीच हुई है? क्योंकि उसने स्पेसिफिकली कहा था भैया वाटर प्रूफ चाहिए, क्योंकि मैं एक स्विमर हूं, मुझे जब स्विम करती हूँ तब मुझे वॉच चाहिए होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो स्विम करने गई, वॉच तो नहीं बंद हुई, ठीक है, वॉच बढ़िया चल रही, उसका ये बेल्ट टूट गया, ठीक है, यहां आ गया। अब क्या हुआ? कंडीशन तो फुलफिल हुई है, बेल्ट टूट गया है, जो उसने कंडीशन बोली थी वाटर प्रूफ है वो तो है, तो ये वारंटी ब्रीच हुई है, ठीक है, ये जो आपको सेलर ने दिया था, ठीक है। अगर वॉच नहीं चलती है तो क्या हो जाता है? कंडीशन ब्रीच हो जाती है, क्योंकि स्पेसिफिकली आपने कोई चीज बोली थी। बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तुम बताओ ऐसे कौन कौन से, क्योंकि आगे हम देखेंगे जहां कंडीशन और वारंटी एक साथ सिंक इन भी कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या कंडीशन होगी आपकी? तो ये वारंटी में कवर हो गया। मैं कंडीशंस के एग्जाम में तुम लोगों की क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब मार्केट में जाते हो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फिर तुम स्टार्ट करना। मेरी कंडीशन होती है, अगर मैं केक ऑर्डर कर रही हूँ तो मेरी कंडीशन होती है भैया वो 12 बजे डॉट डिलीवर हो जाना चाहिए, ये मेरी कंडीशन है। अगर वो 12 बजे डिलीवर नहीं हुआ तो उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है। ऐसे तुम्हारे हिसाब से क्या कंडीशन हो सकती है? हाथ उठा रहे थे। कंडीशन, तुम लोग जब कोई चीज लेते हो तो क्या कंडीशंस लगाते हो? क्लॉथिंग में क्या कंडीशन लगाओगी? तो ये तो वारंटी में भी कवर हो गया ना कंडीशन। ये तो तुम्हारे मटेरियल को लेके जैसे कंडीशन हो जाए, भैया मुझे कॉटन ही चाहिए, दैट इज कवर इन अ कंडीशन। मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से बताना चाहती हूँ कहाँ वारंटी में कवर हो जाता है और कहाँ कंडीशन में। हाजी ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिकली कंडीशन लगाओगे कि भाई 40 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल होना चाहिए, देखा नहीं है तो कंडीशन ब्रीच। तरुण, तो बच्चे ये तो वारंटी में होगा ना, मैन्युफैक्चरर है, उसने तो एक साथ बनाए हैं सारे। आपकी कंडीशन में क्या होगा बच्चों? स्पेक्स लेने जाते हो, मुझे स्पेक्स देख के याद आ गया, स्पेक्स लेने जाते हो, कंडीशन है भैया कैट आई ही चाहिए, ये कंडीशन है। ऑर्डर करते टाइम आपने देखा कैट आई दिख रहा है, डिलीवरी करते टाइम कैट आई नहीं है, तो कंडीशन ब्रीच हुई। तुम लोग का दिमाग क्यों नहीं चल रहा है इस चीज पे? ऐसे तो इतनी दुकानों में क्या क्या लेने जाते हो। कलर बोल दिया उसने, और कंडीशंस जैसे
कंडीशन है आईफोन का 14 ही दो, बाद में तुम्हें पकड़ा दिया 13 का बॉक्स, तो कंडीशन ब्रीच हुई। और चेक शर्ट चाहिए, कंडीशन है। भाई मार्जिन हमारा इतने का इतना ही है, पर वो तो उतने में ही देगा ना प्राइस में बच्चे। और कंडीशन है कि माल आ रहा है, तो भाई सीजन है हमारा नेक्स्ट मंथ, पहले ही दो। जिया को इतनी क्यों हंसी है? परफेक्ट परफेक्ट, यही कंडीशन है। एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए फिर भी एक्स्ट्रा चीज डाल दिया, या फिर एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो नहीं डाल के दिया, कंडीशन थी, ब्रीच ऑफ कंडीशन। एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए था तो उसने छोटा दे दिया। ये परफेक्ट कंडीशन जो तुम लोग हर जगह अप्लाई करते हो, इधर सेल ऑफ गुड में भी अप्लाई कर दो उसको। और कोई? पलक, पलक तो ये आस्था, याद नहीं आ रहा भैया। शूज लेने गए हो, स्पेसिफिकली चाहिए कि क्या है, नाइकी चाहिए, वाइट चाहिए, स्नीकर्स चाहिए, बेलीज ही चाहिए, जॉर्डन से क्लियरली जब स्टेट कर दिया ये आपकी कंडीशंस है, वो सही क्वालिटी की दे, सही प्राइस में दे, सही क्वांटिटी दे, ये उसकी वारंटी होनी चाहिए। कुछ चीजें बच्चों जो इम्प्लाइड वारंटीज में कवर होते हैं कि भैया अगर हम तुमसे मांग रहे हैं कुछ तो वो कंप्लीटली हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने बोल दिया अभी आप रुको ये खरीद रहे हैं नहीं तो मैं आपको दे दूंगा, तो वो वेट कर रहे हैं कब से कि शायद हमारे पास भी टाइटल आएगा। वहां आप क्लियरली बोल दो सामने वाले ने खरीद लिया, इसमें कंप्लीटली उसका टाइटल है। कोई भी चीज एनकम्बेंसेस नहीं होनी चाहिए। एनकम्बेंसेस यानी किसी और से कहीं भी जुड़ी हुई नहीं, कोई और का बर्डन उसमें कवर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, कुछ इम्प्लाइड वारंटीज भी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि लिखना कैसे कंडीशन और वारंटीज को। द पार्टीज एट द लिबर्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एनी टर्म दे प्लीज। जो तुम बोल रहे हो वो क्या है? कंडीशन है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उसमें कोई एक चीज स्पेसिफिकली मांग रहे हो तो वो आपकी कंडीशन लग रही है। एज अ रूल बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट सेल इज कंक्लूडेड सर्टेन स्टेटमेंट्स आर मेड बाय द पार्टीज टू ईच अदर। द स्टेटमेंट मेड अमाउंट टू स्टिपुलेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कुछ जनरली बातें हो तो वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ ओपिनियंस होते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट्स आप स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करो तो वो कंडीशंस में कवर हो जाएगा। यहाँ पे वो सिर्फ बता रहे हैं द स्टिपुलेशन, जो कंडीशन है आपकी वो मे बी कंडीशन या फिर वारंटी हो सकती है, यानी जो आपके स्टेटमेंट्स है वो या तो कंडीशन है या फिर कोई वारंटी है। एक जन से कंडीशन आती है, एक जन से वारंटी आती है। draws a clear distinction between सेक्शन 12 में दोनों का क्लियर डिफरेंस दिया हुआ है। देखो जो कंडीशन है वो क्या है? forms a very basis of a contract, is essential for the main purpose of the contract, it is a condition। main purpose ही यही है कि हमें specifically ये चीज चाहिए, वो main condition में cover हो जाएगा। The breach of condition gives aggrieved party the right to treat the contract as repudiated। repudiated मतलब cancel, मतलब आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप ऑर्डर कैंसिल कर देते हो तुरंत। मैं तो जोमेटो से बहुत बहुत चीजें एक्सपेक्ट करती हूँ और वो कराते भी हैं कि गलत चीज डिलीवर हुई है। हाँ, ओला टाइम पे नहीं आती तो अपन कैंसिल कर देते हैं। भाई तुम्हारा पर्पस क्या है? यहाँ से यहाँ चीजें पहुंचाना है हमको, टाइम पे नहीं आई गाड़ी, कैंसिल कर दो। ठीक है, अब thus if the seller fails to fulfill the condition the buyer may treat the contract as repudiated, refuses the goods as if he has already paid for them, recover the price। तो buyer क्या बोलेगा? अपने goods अपने पास रखो, हमारा पैसा हमको वापस दो। he can also claim damages for the breach of contract, वो सूट फाइल भी कर सकता है। वारंटी, if the stipulation is collateral to the main purpose, मतलब वॉच लेने गई थी वो तो वारंटी कोलैटरल आएगी ना कि हाँ भाई वाटरप्रूफ है, खराब नहीं होएगी। ठीक है, इट इज अ सब्सिडरी प्रॉमिस। सब्सिडरी प्रॉमिस मतलब जब आपने कोई कंडीशन लगाई तो सामने वाला आपको क्या करता है? प्रॉमिस करता है, अरे ले जाओ कुछ खराब नहीं होगा। अलग ही उनकी एक स्किल होती है बेचने की। ठीक है, इट इज अ वारंटी। द इफेक्ट्स ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी इज दैट द अग्रीव पार्टी कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट ओनली क्लेम डैमेजेस। जब मैं एग्जाम्पल दे रही थी वॉच का, ठीक है, अब वो बंदी की वॉच का बेल्ट टूट गया, वो गई शॉप, वो बोलेगी बेल्ट टूट गया, वापस लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये वॉच, मेरा पैसा वापस दो। वो बोलेगा भैया तुमने कंडीशन लगाई थी कि वाटरप्रूफ वॉच चाहिए, वो मैंने दी तुमको, अगर बेल्ट खराब हो गया तो मैडम बन जाएगा, बनवा लो, कैंसिल नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट। यूज की है उसने वॉच, कोई रखेगा वापस? नहीं रखेगा। तो वो क्या करेगा? वारंटी में कवर करेगा और उसकी वॉच उसको बना के
देगा, तो शी कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, शी कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो एग्जैक्ट प्राइस वापस नहीं ले सकती क्योंकि बाकी का पार्ट ऑफ वॉच सही है, जो आपने कंडीशन लगाई थी वो फुलफिल हो रही है। हर केस में अप्लाई करके देखो सेम नहीं होता है, पर मैं एक चंक ऑफ मतलब मेजर पार्ट अगर कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज के एक्सेप्शंस तो होते हैं बच्चे, एक मेजर पार्ट अगर हम कवर करने की कोशिश करें तो यस, वारंटीज कभी भी कैंसिल नहीं कराती हैं कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब ब्रीच ऑफ वारंटीज, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कंडीशन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराते हैं। ठीक है, मतलब सेल वहां पे खत्म होती है, यहाँ पे डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो, वहां पे डैमेजेस भी क्लेम आप कर सकते हो। Thus, if the seller does not fulfill a warranty, the buyer must accept the goods and claim damages for the breach of warranty. मतलब goods तो उसको रखने पड़ेंगे, सिर्फ damages वो रिकवर कर सकता है। सबको समझ आ रहा है? ठीक है। Section 11 state the stipulated at the time for payment are not to be deemed a condition. Hence, not to be the essence of contract for sale unless an intention appears from the contract. मतलब पेमेंट की बात को लेके कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते। ठीक है, where any other stipulate as to time of delivery is the essence of contract and not depends on the terms of contract. जो मैंने केक डिलीवरी बोली वो तो मैटर करती है, वो मेजर कंडीशन है, तो वो कवर हो जाएगी। पेमेंट आप कब करोगे इस चीज की कंडीशन अपन नहीं लगा सकते। ठीक है, अब when condition sinks to the level of warranty, मतलब कि कब कंडीशन वारंटी में भी सिंक हो जाती है, कब हो जाती है? अब कंडीशन और वारंटी दोनों डिफरेंस पता है। कंडीशन मतलब जो हमने स्पेसिफिकली बोला, वारंटी मतलब जो सामने वाले ने हमसे सब्सिक्वेंट सब्सिडरी प्रोमिसेस किए। अब कंडीशन है आपकी कि मेरे को ये चीज स्पेसिफिकली चाहिए, वो वारंटी में कवर हो गई। अगर वो चीज स्पेसिफिकली नहीं मिली तो रेपिडेट भी कैंसिल नहीं कर सकते आप कॉन्ट्रैक्ट को, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। एक्सचेंज वाला इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट अगर वो नहीं हुआ तो। किसी को कुछ भी समझ आ रहा है? तो कंडीशन फिर वहां ब्रीच हो गई, लेकिन कंडीशन उसकी फुलफिल हुई थी, वाटरप्रूफ थी, लेकिन हो सकता है उसकी बैटरी खराब हो गई हो या कुछ और, तो वो क्या वारंटी में कवर हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, और फिर वो उसको बोलेगा नई वॉच नहीं लेने, मैं इसी को ही ठीक करके दे रहा हूं। ठीक है, देखो इन लोगों ने ना हमको लॉ में 3 पॉइंट्स कवर करके दिए हैं। इन सम केसेस अ कंडीशन सिंक्स और डिसेंड्स टू द लेवल ऑफ वारंटी। द फर्स्ट 2 केसेस डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द बायर। मतलब कि क्या होता है ना, आपकी कंडीशन ही ऐसी, जैसे मैं डिलीवरी वाला बोल रही थी, अब मेरी यार बर्थडे तो एक ही बार है उसका, अब डिलीवरी तो होनी चाहिए, अब उसने नहीं की है तो मैं थोड़ी बोल सकती हूँ ऑर्डर कैंसिल करो, अब केक मैं कहाँ से डिलीवर करूंगी? आई हैव टू एक्सेप्ट कि वो 12 साढ़े 12 बजे एक्सेप्ट 12 साढ़े 12 बजे केक डिलीवर कर दे, तो वारंटी में कवर हुआ। मैम हम 12 नहीं कर पाएंगे, हम 12:30 कर देंगे, तो मुझे वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो मेरी कंडीशन जो थी, जो 12 बजे डिलीवरी होनी थी, वो मैंने कहा वारंटी में कवर कर दी। क्या मैंने बोला मेरे पैसे वापस करो, केक वापस ले जाओ मुझे कराने? अरे मेरी कंडीशन क्या है कि उस किसी का पर्सन का बर्थडे है, वहां पे टाइम से डिलीवरी हो जाए। वो कहां सिंक हो गया? अब वारंटी में, कि कोई बात नहीं 12:30 कर दो, मैं उसमें कुछ भी कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई। ठीक है, तो इन सब चीजों में होता है। हम ये नहीं कह रहे हर बार आपको कंडीशन वारंटी में कवर करानी है, पर कई बार ऐसा हो जाता है। तो एट द विल ऑफ द बायर, पहले 2 पॉइंट्स में क्या हो रहा है, विल ऑफ द बायर के टाइम पे कंडीशन क्या हो रही है, सिंक हो रही है किसके साथ? वारंटी के साथ। सबको समझ आ रहा है? बट द थर्ड इज कंपल्सरी एंड एक्टेड एज एस्टोपिल अगेंस्ट हिम। हम देखेंगे थर्ड वाले में क्या लिखा है। मतलब कई बार हमें किसी पर्सन को स्टॉप कराना पड़ता है कि नहीं आप यहाँ पे अब रुक जाओ। ठीक है, अ कंडीशन विल बिकेम अ वारंटी व्हेन द बायर वेव्स द कंडीशन। जैसे कि मैंने बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं आप 12:30 डिलीवर कर दो, मैंने क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दी कंडीशन, जो मेरी स्पेसिफिक कंडीशन थी कि 12 बजे चाहिए। कई बार हम ऐसी बहुत सारी चीजें कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए खरीद के आते हैं पर बुटीक जाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि नेक्स्ट मंथ मैरिज है या एंगेजमेंट है या कुछ भी, उस फंक्शन के लिए हमें सारी चाहिए, आपको वो चीज उस दिन नहीं मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे? ये कंडीशन थी आपकी, उस डेट को चाहिए, आज क्या है 10th है, 10th अक्टूबर मुझे एक चीज चाहिए, अब वो चीज नहीं मिली मुझे 10th अक्टूबर, तो या तो मैं बोलूंगी रखो अपना ये जो भी आउटफिट है मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस दो, मुझे 10th को पहना था ये तुमने नहीं दी। कई बार बोलेंगे चलो दे दो यार, दिसंबर में भी शादी है तब यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वेव ऑफ कर दिया अपनी कंडीशन, जो मेरी कंडीशन थी स्पेसिफिकली कि मुझे 10th अक्टूबर को ही चाहिए।
ठीक है, अ कंडीशन विल सिंक टू द लेवल ऑफ वारंटी बट द बायर ट्रीट्स द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज द बायर ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। अभी क्या हुआ, एक कार लेने गई हूं मैं, अरे यार, ठीक है, धूम कार BMW, ठीक है। अब ये कार मेरे को चाहिए, ठीक है, मैं लेने गई हूं, मैं लेके आई हूं, यहाँ पे थोड़े से स्क्रैचेस हो गए हैं, ठीक है। मेरी कंडीशन थी मुझे तो नई फुल फ्लेज कार चाहिए, BMW चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो गए, स्क्रैचेस निकले, ठीक है। हो सकता है जब मैं डिलीवरी लेने गई थी कार की, तो उन लोग जहाँ पे रखते हैं सजा के, जहाँ पे वो पूरा उसका पूरा शोरूम में नहीं, वो जो फिर पूरा हटाते हैं, ठीक है, वो कर्टन वर्टन हटवाते हैं, जो भी उसका कवर ववर हटवाते हैं, वहां पे उस टाइम करते हुए किसी भी स्टाफ मेंबर से स्क्रैच लग गए होंगे। उन्होंने तो मेरी कंडीशन फुलफिल करी थी कि भाई प्रॉपर कार है, पर क्या जब मैं डिलीवरी ले रही थी तब वो प्रॉपर कार थी, नहीं थी, ठीक है। मेरी कंडीशन ब्रीच हो गई क्योंकि मुझे फुल फ्लेज न्यू कार चाहिए थी, उन्होंने उसमें स्क्रैचेस लगवा दिए। अभी क्या हुआ, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, लेकिन ये कहां कवर हो गई, ब्रीच ऑफ वारंटी में। क्या वो मुझे मेरे 68 करोड़ जितने की भी गाड़ी होगी, 68-78 लाख की, वो वापस देगा क्या? वो बोलेगा मैम रख दो, मैं पूरा नया करवा के दे रहा हूं, ठीक है। और आपकी भी एक कंडीशन थी कि कार तो लेनी है, अब फिर रुकोगे, फिर ऑर्डर प्लेस करोगे, तो आपने भी वो चीज विल ऑफ द बायर में वेव कर दी कि चलो ठीक है बना के दे दो, खुद ही कवर हो गई। इतनी बड़ी कार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा। यहाँ पे मैं रेपिडेट नहीं करूंगी, मैं क्या बोलूंगी, उसको बना के आप मुझे दे दो। लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल, मतलब क्या हुआ, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। द बायर है एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट thereof. The breach of condition can only be treated as breach of warranty. The buyer can only claim damages and cannot reject the goods and cannot treat the contract as repudiated. इसमें क्या हो गया, goods accept कर लिए हैं उसने, part of goods तो आपको सही आ गए हैं, आप डिवाइड नहीं कर सकते इस चीज को। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज मैच है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने बड़ी सी एलईडी ऑर्डर की है कि मैं एलईडी लगाऊंगी अपनी सोसाइटी में, सब देखेंगे मैच और हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। सो भाई मैंने ऑर्डर कर दी, भैया शाम को मैच है, हमको तो एलईडी टीवी चाहिए। उस पर्सन ने मेरे लिए एक दिन में डिलीवरी करा दी एलईडी की, ठीक है। एलईडी आ गई, एलईडी आ गई मतलब सब आ गया, लग सकती है एलईडी। एलईडी का स्टैंड नहीं आया बच्चे, ठीक है, एलईडी का स्टैंड नहीं आया, मूड खराब हो गया, ठीक है, मूड खराब हो गया। मैच देखना था, सोसाइटी वालों के सामने बेइज्जती आई बड़ी, सुबह से ऑर्डर कर दी एलईडी आई, और फिर एलईडी आके स्टैंड नहीं आया। मेन पार्ट क्या है, एलईडी ऑर्डर हो गई है, आपने एक्सेप्ट भी कर ली है, आपकी कंडीशन क्या थी, मैच देखना था इसलिए एलईडी ऑर्डर की, पर कंडीशन पूरी नहीं हुई, कंप्लीटली नहीं हुई, ठीक है। विदाउट स्टैंड काम हो सकता है पर स्टैंड तो नहीं आया है, तो पार्ट ऑफ द गुड, इतना सा पार्ट ऑफ द गुड नहीं आया है। तो इसमें क्या हुआ, मैं डिवाइड कर सकती हूँ, नहीं तो मैं एलईडी ले जाओ, तुमने मेरा स्टैंड नहीं दिया। मैं ये नहीं बोल सकती स्टैंड अपने पास रखो, मुझे मेरे स्टैंड के पैसे वापस दो, मैं कहीं और से स्टैंड लूंगी। बोलने को बोल भी सकते हैं लोग, ऐसा नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं कंडीशन क्या हो रही है, सिंक हो रही है वारंटी में, इधर क्या बोलेगा, मैम मैं कल आपको सुबह सुबह स्टैंड डिलीवर करा दूंगा, आपने सुबह ऑर्डर किया था मैंने दे दिया, अब मेरे को जैसे जैसे तैसे वो एलईडी चला के मैच वैच वाला कंडीशन फुलफिल करा भी दे, लेकिन ये स्टैंड को लेके मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोल सकती कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है। तुमने मेरी टीवी डिलीवर कराई है, मैंने सुबह ऑर्डर करी थी, ठीक है, शायद उसका स्टाफ वाला मुझे कैसे तैसे लगा के भी दे जाए। इस स्टैंड का एक आध हुक नहीं हो, एक आध या पूरा स्टैंड नहीं हो, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो अब मैं इस चीज को ब्रीच ऑफ वारंटी में कवर करूंगी और वो नेक्स्ट डे मुझे स्टैंड डिलीवर वो करा देगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है बच्चे, व्हेन कंडीशन सिंक टू द लेवल ऑफ वारंटी, तो क्या क्या कवर हो गया, सबसे पहले पहली दो कंडीशन इन द बाय द विल ऑफ द बायर, तो पहली वाली में वेव कर देता है वो, दूसरी वाली में क्या करता है, खुद ही कंडीशन को वारंटी में कवर कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं। थर्ड वाले में
इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स का ही डिफरेंस है, मतलब स्क्रैच वगैरह बड़ी बात हो गई इसलिए, और उसमें डिलीवरी का टाइम का इशू था। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, इनडिविजिबल नहीं है, पार्ट ऑफ गुड्स डिलीवर हो गए, तो आपको ऑटोमेटिकली ब्रीच ऑफ कंडीशन को कहां ट्रीट करना है, ब्रीच ऑफ वारंटी में, और यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट या क्लेम फॉर डैमेजेस, और ना ही आप रेपुडिएट कर सकते हो, ठीक है, सबको समझ आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने गुड्स पढ़ा, एग्जिस्टिंग फ्यूचर कंडीशन, उसके बाद सेल और अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस, सेल ऑफ हायर परचेज का डिफरेंस, सेल ऑफ बेलमेंट का डिफरेंस, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंडीशंस क्या होते हैं और वारंटीज क्या होते हैं, उसके बाद हम बोला ना सेल और एग्रीमेंट, स्पेसिफिक, जेनेरिक, एज सर्टेन, अनसेट, फिर हमने देखा कैसे कंडीशंस विल बी सिंक इनटू वारंटीज। एक बार हम कंडीशन ऑफ वारंटी का डिफरेंस देखते हैं। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंडीशन क्या है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, और वारंटी क्या है, इज अ स्टिपुलेशन दैट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस, यानी एक सब्सिडरी या फिर सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस, इट इज एसेंशियल टू वेरी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट परफॉर्म, मे बी कंसिडर्ड फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म नहीं हुआ, फेल हो गया, इट इज नॉट ट्रीटेड एज फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। द अग्रीव पार्टी में रेपुडिएट में लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप कैंसिल करोगे, मतलब यू कैन सिंक इनटू वारंटी, तो आप क्या कर रहे हो, कैंसिल भी कर सकते हो अगर आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। द अग्रीव पार्टी कैन नॉट रेपुडिएट, कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, मतलब अगर पिज्जा ऑर्डर किया है विद एक्स्ट्रा चीज, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज नहीं आया तो आप क्या बोलोगे, एक और ऑर्डर दे दो और विथ एक्स्ट्रा चीज दे दो, हम इसको वारंटी में कवर कर रहे हैं। अगर कैंसिल करोगे और पेमेंट रिफंड मंगाओगे तो फिर क्या कर दिया, रेपुडिएट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, अ वारंटी कैन नेवर बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन मतलब उसने आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो उसको हम कहीं ना कहीं वारंटी में कवर कर सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी कभी भी हम कंडीशन में कवर नहीं कर सकते। जलपरी का केस दिया उन्होंने, वही वॉच वाला। चलो अब हम आ जाते हैं इम्प्लाइड वारंटीज एंड कंडीशन। मैंने कहा कुछ हमेशा कोई चीज इम्प्लाइड मतलब समझते हो ना, जो इम्प्लाई होती है, जो पता होता है कि यार ये तो बड़ी ऑब्वियस, जैसे तुम क्वालिटी क्वांटिटी की बात कर रहे हो कि राइट मटेरियल मिले, सही क्वांटिटी मिले, सही प्राइस, ये इम्प्लाइड वारंटीज है, ये तो जायज है कि सेलर को ध्यान रखनी ही है। इवन दो नो डेफिनाइट representation has been made, the law employs either certain representation as having been made, may be warranties और condition। कई बार आप कुछ नहीं बोलते हो मार्केट में, चीजें उठा के ले आते हो, तो वो क्या हो गए, लॉ ने कुछ representation बना दिया कि बायर के साथ इतनी चीजें सही हो। केवियट एम्प्टर पता है, केवियट एम्प्टर, एम्प्टर नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एन एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेटिव एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन अनलेस इट इज इनकंसिस्टेंट देयरविथ, मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बच्चे एक्सप्रेस मतलब जो अभी आप बोल रहे थे ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सामने वाला एक्सप्रेस कर रहा था आगे सब्सिडरी प्रॉमिस में कि वारंटी है, नहीं खराब होगी, और इम्प्लाइड मतलब जो ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि जो एक्सप्रेस है वो नेगेटिव नहीं करती है जो ऑलरेडी इम्प्लाइड कंडीशंस है उनको, ठीक है। अब इम्प्लाइड वारंटीज ऑफ क्वाइट पोजेशन, मतलब अगर मैं कोई भी फोन तुमको बेच रही हूं तो उसका कंप्लीट पोजेशन तुम्हारा होना चाहिए, जिस भी पर्सन को मैंने बेचा है। ऐसा नहीं कि यार मैंने पहले भी किसी से पैसे ले लिए थे उसके कुछ और अब मैं तुम्हें बेच रही हूं तो क्वाइट पोजेशन तुम्हारे पास नहीं है, पहले ऑलरेडी कोई बोल दे मुझे कि इसके पैसे मैंने भरे फिर तुम बोलो मैंने भी भरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेलर को ध्यान रखना, ये इम्प्लाइड वारंटी है कि आप क्लियरली वो चीज उसको बेचो और उसके पास कंप्लीट टाइटल उस चीज का जाना चाहिए। इम्प्लाइड वारंटी अगेंस्ट एनकम्ब्रांसेस, वही चीज कि कोई भी चीज किसी भी बर्डन के साथ मत बेचो, क्लियर कट प्रोडक्ट उसको दो, उसके ऊपर है उसको उसके साथ क्या करना है, ठीक है। क्वाइट पोजेशन में लिखा है द सर्कमस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच एज देयर इन इम्प्लाइड वारंटी द बायर शैल हैव एंड एंजॉय द क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स, कोई और आपसे वो चीज नहीं मांगे। Against the encumbrances, there is a further warranty the goods and not subject to any right in favor of any third party। जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी
कि फोन अगर मैंने किसी पर्सन को बेचा है तो उसमें किसी और थर्ड पार्टी का भी राइट नहीं होना चाहिए। क्या है, अगेंस्ट एनकम्बेंसेस होने चाहिए, मतलब कोई भी बर्डन, कोई और पर्सन का राइट, किसी और का एक्सेस उस चीज पे नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों चीजें सिमिलर हैं। क्वाइट पोजेशन मतलब कि अगर मैंने आपको कोई चीज बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मुझे उसका पोजेशन आपको दे देना है। एनकम्बेंसेस जब मैंने पोजेशन दे दिया है तो इसमें किसी और थर्ड पार्टी का राइट नहीं होना चाहिए। बच्चे ये इम्प्लाइड वारंटी है ना कि यार सेलर जब आपको कोई चीज बेच रहा है तो कंप्लीट फ्रीली बेचे ना, ये आप कंडीशन क्यों लगाओगे? ये तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए ना इम्प्लाइड कि आप इस चीज की कंडीशन क्यों लगाओगे, भैया ये मेरा ही है ना, किसी और का तो नहीं होगा ना। ये आप क्यों कंडीशन लगाओगे? ये आपको मिल रहा है तो ये आपका है, ये सेलर की ड्यूटी है कि ये ऐसी वारंटी आपको दे। आपने कोई चीज के पेमेंट किए तो वो प्रोडक्ट आपको मिले। ऑनलाइन कितनी बार ऐसा होता है बच्चों, मेरे साथ भी हुआ है कि हम पेमेंट कर देते हैं पर कभी वो आइटम आया नहीं है। तो ये सेलर के साइड से क्वाइट पोजेशन होना चाहिए कि सामने वाले ने पे किया है तो उसको वो प्रोडक्ट या वो कोई भी आइटम, वो कोई भी गुड उसको तुरंत आप डिलीवर करो, ठीक है। और वो चीज पे किसी और पर्सन का भी राइट नहीं होना चाहिए, जिसने पे किया है उसका राइट है। ऐसी implied condition, different implied conditions apply under the different types of contract of sale such as sale by description, sale by sample, sale by, ये अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले implied condition। अब कुछ ऐसी conditions हैं जो already implied हैं, मतलब आप जा रहे हो तो आप ले रहे हो कोई चीज तो implied है कि ये हो सकता है आप ही के लिए ही हो, आप ही के फैमिली मेंबर के लिए हो। तो सबसे पहले implied condition as to टाइटल, आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है इसे मैं ही यूज करूंगी या ये मुझे ही चाहिए। मतलब अगर सेकेंड हैंड गुड्स खरीदने जा रहे हो तो वो चीज अब आपकी है। जो अर्लियर जिसके गुड्स थे वो आपको नहीं बोल सकता ये पहले मेरी थी मुझे दे दो। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि भैया मैं तुमसे अगर सेकेंड हैंड गुड्स लेने आई हूँ, कोई सेकेंड हैंड फोन हम लेने जा रहे हैं, सेकेंड हैंड कार लेने जा रहे हैं, बाइक लेने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो किसकी है? आपकी है। उसका टाइटल किसके पास होना चाहिए? आपका। जो अर्लियर ओनर था, जो फर्स्ट हैंड होल्डर था उसका, वो आपको नहीं बोले कि क्या है कि ये प्रॉपर्टी या ये गुड मेरा है। तो ये आपके साइड से इम्प्लाइड कंडीशन है। आप बार बार जाके किसी को नहीं बोलोगे कि भैया ये ना मैं कंडीशन लगा रही हूँ कि सेकेंड हैंड गुड्स ले रही हूँ तो अब ये मेरे ही होने चाहिए। इस चीज की कंडीशन में स्पेसिफिकली बोल के नहीं लगा रही, ये इम्प्लाइड है। ऐसे ही दूसरा देखो, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया ऑनलाइन कि यही साइज चाहिए तो वो क्या हो गया? इम्प्लाइड कंडीशन बन गया कि मैंने डिस्क्राइब कर दिया था भैया आपको कि यही वाले आइटम चाहिए, यही साइज का चाहिए, इतना ही चाहिए। व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है। आप भी कोई गंदा माल रॉन्ग साइज लेने नहीं जाता है। हर कोई चीज अपने हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने स्किन टाइप के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से चीज लेने जाता है। तो कुछ कंडीशंस इम्प्लाइडली आती हैं, ठीक है। अब एक और है, गुड्स मस्ट ऑल्सो बी मर्केंटाइबल क्वालिटी, मतलब जो स्पेसिफाई किया है वही होना चाहिए। फिर कंडीशन एज टू होलसमनेस, मतलब वो चीज मैं यूज करूं या मेरी फैमिली में कोई भी यूज करे, किसी को भी अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। हम विद एग्जांपल्स एक एक चीज देखेंगे। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जब मैंने तुमसे बोला था कंडीशन तो तुम यही सारे कंडीशंस दे रहे थे कि क्वालिटी होनी चाहिए मैम, जो प्रोडक्ट मांगा है वही दे, जो कलर मांगा है वही दे, जो साइज मांगा है। ये इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, इसको आपको स्पेसिफिकली बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मतलब जो सैंपल दिखाया है वही वाला आइटम दो। ये इम्प्लाइड कंडीशन ही है। इसको बोलोगे कि भैया जो सैंपल है वही है ना, आप जनरली बोलते हो, बातों में यही कॉन्वर्जेशंस होती हैं, लेकिन कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लगाओगे इस चीज को लेके। ये इम्प्लाइड कंडीशंस है, सेल ऑफ गुड एक्ट ने आपको बना के दे दी, आपको बोलनी है, आपको अग्रीमेंट्स में डालनी है, वो आपका चॉइस है। सेल ऑफ गुड एक्ट जो 1930 बना था उसने क्लियरली बता दिया कि इम्प्लाइड वारंटीज दो टाइप के, क्वाइट पोजेशन और एनकम्बेंस। इम्प्लाइड कंडीशंस 5-6 टाइप के। जब मैं बोल रहा हूं कि क्लियरली स्टेट करता है यही क्वालिटी चाहिए, यही आइटम चाहिए, तो ये इम्प्लाइड कंडीशंस में कवर होता जाएगा। अब देखो सबसे पहला कौन सा था बच्चे? एज टू टाइटल, ठीक है। There is an implied condition that the seller is an actual sale and has right to sell and goods in an agreement to sell. He will have a right to sell at the time when the property is pass. As the result, if the title seller turns out to be defective, the buyer is entitled to reject the goods and recover the full price paid by the him. हमने कंडीशन और वारंटीज जब पढ़ा था तब हमने समझा था कंडीशन में वो क्या कर सकता है? रेपुडिएट कर सकता है। इम्प्लाइड कंडीशन में भी वो कैंसिल
कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बोला नहीं था। भैया ये चीज इंप्लाइड कंडीशन में कवर होती है, आपको क्लियरली मुझे डिफेक्टिव गुड्स नहीं देने चाहिए थे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द कंप्लेनेंट अ कार डीलर परचेज्ड अ कार फ्रॉम द डिफेंडेंट, ही पेंटेड द कार एंड डिस्प्लेस्ड इट एंड सोल्ड इट टू अ कस्टमर। तो एक रैंडम कार उठाई, बढ़िया पेंट करी और कस्टमर को बेच दी। द पुलिस इंपाउंडेड द कार फॉर 2 months लेटर एज इट वाज स्टोलन। पुलिस को पता चला ये चोरी की कार है। इट वॉज देन रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर, क्योंकि ओरिजिनल ओनर ने ऑलरेडी कंप्लेन डाली हुई थी। द कंप्लेनेंट एज वेल एज द डिफेंडेंट डिड नॉट नो द कार वॉज स्टोलन। ठीक है, बस उसने कहीं से उठा के पेंट करके उसको बेच दी। तो मतलब किसी को पता नहीं था कि ये चोरी की कार। द कंप्लेनेंट रिटर्न द कार टू द कंज्यूमर एंड फाइल्ड अ लॉ सूट अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, कि मुझे चोरी का माल इसने सही प्राइस पे बेच दिया, जो नुपुर एग्जाम्पल दे रही थी। पर नुपुर का एग्जाम्पल में प्राइस का बहुत कम लोचा था, इधर पे फेयरली उसने कमाने की कोशिश की। एक चोरी की माल को उसने सस्ते में ठीक करा के महंगे में बेचा है। ठीक है, X, एक और एग्जाम्पल, X bought a bike from Y. Y had no title to the bike, मतलब वो Y की बाइक नहीं थी। ठीक है, उसने बोला ठीक है, he had stolen the bike from Z. Z से चुरा के किसको बेच रहा है? X को। X had a hand over it to owner Z. ठीक है, the breach implied condition as to title from Y and X can recover the price of a bike as well as the damages from Y. तुमने मुझे गलत माल क्यों बेचा? कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली कैंसिल होगा, राइट ओनर को उसकी बाइक दे दी जाएगी और उसके बाद अपना अमाउंट भी और डैमेजेस भी उससे वापस ले सकते हो। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल है, मतलब आप जो गुड्स उसको बेच रहे हो वो एक्चुअल में अब उसके हैं। इसमें कोई और पर्सन आके चक के बोले नहीं मैं इसका ओनर हूं, मैं इसका ओनर हूं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो हम कैंसिल करेंगे, अपना पैसा भी वापस लेंगे और आपसे डैमेजेस भी रिकवर करेंगे। इम्प्लाइड कंडीशन अंडर अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जो चीज बोली है, जो चीज डिस्क्राइब की भैया वही दो ना, ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है ही। इसमें मैं अलग से आपको क्या बोलूं, जो चीज डिस्क्राइब कर दी है वही दे दो। द गुड्स मस्ट बी करस्पॉन्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन, क्लियरली बता दिया ऐसा ऐसा आइटम चाहिए तो उसके करस्पॉन्डेंस में ही आइटम आना चाहिए। It provide under section 15 where there is a sale of goods by description, there is an implied condition the goods shall correspond with the description. Example देखो, A buys goods which he has not seen, it must be sale by description. Where he buys a new Fiat car and B and the car is not new, he rejects the car. भैया ऑर्डर दे दिया न्यू फिएट कार चाहिए तो भाई न्यू वाली चाहिए, वो न्यू नहीं थी तो क्लियरली क्या हो गया भाई, डिस्क्राइब की थी न्यू फिएट कार चाहिए, उसने न्यू नहीं दी, सेकेंड हैंड दे दी या यूज्ड कार आपको कोई दे दी, तो वो वहीं पे ही कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और अपना अमाउंट वापस ले सकता है। गुड्स मस्ट बी ऑफ मर्केंटाइल क्वालिटी, ठीक है। इसमें देखो मर्केंटाइल क्वालिटी, मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब दिया मींस द गुड्स मस्ट बी which would be accepted to a reasonable person having regard to prevailing condition, मतलब ऐसी क्वालिटी हो कि भाई कोई ले सके, इतनी भी वाहियात क्वालिटी मत दो कि कोई ले ही ना, ठीक है। they are not merchantable if have defects and make the unfit ordinary use and such are not reasonable person knowing of their condition would नॉट बाय देम, मतलब पता होता कि इतनी खराब चीज दोगे तो मैं वो कभी आपसे लेता ही नहीं। पी बॉट अ ब्लैक यार्न फ्रॉम डी, व्हेन डिलीवर्ड फाउंड डैमेज विथ वाइट एंड्स, द कंडीशन इज मर्केंटेबल ब्रोकन। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था वाइन बॉटल का, अगर तुमने स्पेसिफिकली बोल दिया कि सुला वाइन चाहिए, ठीक है, सबको पता है सुला वाइन, नासिक में इसका प्रॉपर एक यार्ड है, ठीक है, वाइन्स फ्रूट से बनती हैं, वो बहुत ही अच्छी प्योर वाइन होती है, ठीक है। अभी आपने वो अगर ऑर्डर कर दी कि मेरे को उसके लिए चाहिए क्योंकि वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपने उसको रैंडमली कोई ऐसी नॉन ब्रांड की वाइन पकड़ा दी, अब वो उसको हार्म कर गई बॉडी में या फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं था जनरली, तो आपको इम्प्लाइड कंडीशन लगाई थी ना कि भाई सुलयान की वाइन ये वाले फ्रूट की भेज दो, तो ये इम्प्लाइड है कि आपको वहीं से लेके भेजनी चाहिए थे। आप इसे रैंडमली कोई भी उसको वाइन दोगे जो बहुत ही सस्ती क्वालिटी की है, जो कोई खरीदेगा भी नहीं, तो आपके साइड से इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच हुआ और वो आप पे सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। पूरे एक्ट में बहुत ही जनरल चीज है, 1930 का एक्ट बना हुआ है तो बड़ा ही बेसिक सा बना हुआ है कि ये चीज तो होती ही है और हमने मार्केट में ये सब देखा हुआ है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल दिया है, ए इंस्पेक्ट्स अ हॉट वाटर बॉटल एट द केमिस्ट
शॉप। वो क्या ढूंढने गया था? हॉट वाटर बॉटल, ऐसी बॉटल जिसमें पानी क्या रहे? गर्म रहे। एंड इंक्वायर्स वेदर इट विल स्टैंड बॉइलिंग वाटर, पूछ लिया उसने भैया इसमें बॉइलिंग वाटर डालूंगा तो बॉटल सही रहेगी ना? ए इज टोल्ड दैट इट विल स्टैंड हॉट वाटर बट नॉट बॉइलिंग वाटर एंड देन ही बाइज इट। उसने क्या बोल दिया? गर्म पानी ले सकता है, एकदम उबलता खौलता पानी मत डालना। द मोमेंट ए पुट्स हॉट वाटर इनटू द बॉटल इट बर्स्ट एंड कॉज हिम एन इंजरी। ए हैज एनी रेमेडी अगेंस्ट द केमिस्ट? देखो, हाँ उसने हॉट वाटर डाला है, बॉइलिंग वाटर नहीं डाला। अभी देखो इन लोग कैसे बता रहे हैं। वुड देयर बी एनी डिफरेंस इफ ही हैड आस्क्ड फॉर हॉट वाटर बॉटल अंडर इट्स पेटेंट नेम और फुलर फॉल लेट्स बॉटल, मतलब अगर क्लियरली नाम बोल दे वो तो। द टर्म मर्केंटाइल क्वालिटी इज नॉट डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड एक्ट, सिर्फ ऐसी मीनिंग बताया हुआ है कि अच्छी क्वालिटी, मतलब फॉर द प्रेजेंट केस मींस द बॉटल मस्ट बी प्रॉपर्ली सील्ड। इन अदर वर्ड्स इफ द गुड्स परचेज फॉर द सेल्फ यूज दे मस्ट बी रीजनेबली फिट एंड और पर्पस इज बीन यूज। जिस पर्पस के ले रहे हैं एटलीस्ट वो तो कंप्लीट हो ही। इन द इंस्टेंट केस एन एग्जामिनेशन ऑफ हॉट वाटर इज एक्सप्लोर्ड एन इंजरी अप्लाइंग द प्रोविजन अमित वुड सक्सीड इन क्लेमिंग द डैमेज फ्रॉम द ओनर ऑफ द शॉप। ठीक है, जब मेरा मेन पर्पस ही यही है हॉट वाटर बॉटल, तो आप क्यों मुझे ऐसी दे रहे हो कि उसमें बस मैंने जरा सा डाला और मुझे वो बर्स्ट आउट हो गई, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स मेल्ट होने लगती है और आपको बोल दिया कि नहीं इसमें तो गर्म पानी भी टिक सकता है, तो वो चीज सही नहीं है। मर्केंटाइल क्वालिटी दो, इतनी भी खराब क्वालिटी मत दो कि वो बर्स्ट होके उसको इंजर कर दे। ठीक है, नहीं उसने हॉट वाटर डाला है। देखो एग्जाम्पल देखो, अ मोमेंट ए पुट्स हॉट वाटर इनटू द बॉटल। ठीक है, जब उसने मना किया तो वो क्यों ही डालेगा, वो एग्जाम्पल वो क्यों देंगे तुमको। चलो, कंडीशन एज टू होलसमनेस, इसका एग्जाम्पल देखो भाई, ईटेबल्स जैसे आप ले जाते हो तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप यूज करोगे, आपकी फैमिली में कोई भी यूज कर सकता है, तो ये कंडीशन है कि भाई होलसमनेस सबकी है, एक पर्टिकुलर नॉर्मल हेल्थ के हिसाब से भाई प्रोडक्ट दो। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि वो क्या लेके आया, एफ बॉट मिल्क फ्रॉम ए एंड मिल्क वॉज कंटेन टाइफाइड germs. F's wife became infected and died. A was liable for damages against C. Bought a bun of, अच्छा अभी अलग है। C bought a bun from M's bakery and broke one of his teeth by biting it. Stone present in the bun. M was liable. ठीक है, अभी क्या हुआ कि आप ऐसी चीज दे रहे हो जो इम्प्लाइड कंडीशन है, भाई पत्थर वाला बन मत दो, अगर दूध दे रहे हो तो टाइफाइड जर्म्स नहीं होने चाहिए, ऐसे इन्फेक्टेड प्रोडक्ट्स ऐसी चीजें मत दो। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि आप होलसमनेस कवर करो उसमें। ठीक है, एक प्रोडक्ट है जो आप दे रहे हो, जरूरी नहीं है वो पर्सन यूज करे, उसके फैमिली में कोई भी यूज करे, तो आपके मेंटली सेलर के दिमाग में होना चाहिए कि किसी को भी ऐसा अफेक्ट वो ना करे। ठीक है, कंडीशन एज टू क्वांटिटी क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, इसमें भी वो हॉट वाटर वाली चीज कवर हो सकती है। जैसे कि पर्पस क्लियरली बोल दिया है कि एक केटली है, क्या इसमें गर्म पानी होता है? हाँ होता है। अब वो चला रहे हो आप तो वो गर्म ही नहीं हो रहा है पानी, तो क्या वो आपके यूज की है इतनी बेकार क्वालिटी की कि पानी ही नहीं गर्म कर पा रहे। ठीक है, ऑर्डिनरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑन अ पर्टिकुलर पर्पस सप्लाई, बट देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स आर रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस व्हिच आर दे रिक्वायर्ड। द बायर एक्सप्रेसली और इम्प्लीकेशनली मेक्स नोन द टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द गुड्स आर रिक्वायर्ड, दैट ही रिलाइज ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट। जब हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि ऐसे ऐसा पर्पस है हमारा, केटली लेने का पर्पस ये है कि पानी गर्म करे, तो इसमें सेलर की स्किल आनी चाहिए कि वही वाली केटली निकाल दे, वही सही क्वालिटी की निकाल के दे जिसमें 2 मिनट में पानी गर्म हो सके। द गुड्स नहीं, हाँ बच्चे वो ऐसे बोल सकते हैं कि अब उसमें तो लिखा होता है ना मेडिसिन में, वो देते टाइम बोल देते हैं कई बार कि 3 ईयर के नीचे के छोटे एज के बच्चों को आप वो मेडिसिन मत दो। कई बार अगर सेलर ने ये चीज नहीं बोली तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायर उसको सूट फाइल करेगा, इसलिए मैं बार बार पूछती केवियट एम्प्टर पता है क्या? लेट द बायर बी अवेयर, सुना है? वो केवियट एम्प्टर वाली चीज है। ठीक है, कुछ चीजें जो बायर के हाथ में भी होती हैं, हमेशा हम सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ चीजें बायर के हाथ में भी कि यार आप अगर कोई चीज ले रहे हो तो आपके भी समझ से आप ले रहे हो, तो आप वो इस एज ग्रुप को वो चीज मत प्रोवाइड करो। अब मेडिसिन तो सबको पता है कि यार सबको नहीं खिला सकते अपन, ठीक है, तो वो उसका एक्सेप्शन आप कवर कर सकते हो, और कहीं ना कहीं हम हर जगह सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखो अगेन, अ हॉट वाटर बॉटल वॉज बॉट बाय द plaintiff, a draper who could not be expected to have a special skill knowledge with regard to hot water
बॉटल फ्रॉम दिस केमिस्ट। ठीक है, एक ड्रेपर बंदा है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो ड्रेपिंग का काम करता है। उसने क्या किया, हॉट वाटर बॉटल लेने गया, उसको नहीं पता उसको कैसे यूज करते हैं, उसके पास इतनी स्किल नॉलेज नहीं है। सेलर यूज करते टाइम उसको बता दे कि भैया बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी मत करना या मत डालना इस बॉटल में। ये सेलर की ड्यूटी होती है कहीं ना कहीं कि उसको बता दे कि इसमें ना इतनी क्वालिटी है कि बॉइलिंग वाटर मत डालो, आप हॉट वाटर पानी डाल दो। ऊपर हम देख रहे थे उसको कितने लेवल की इंजरी हो रही है, नीचे हम देख रहे हैं कि सेलर कोई चीज बेच रहा है तो आपको कुछ चीजें स्पेसिफाई कर दे, जैसे मेडिसिन का। कई बार वो बोल देते हैं कि ये मेडिसिन रात को मत लेना, कई बार बोल देते हैं ये मेडिसिन सुबह मत लेना, खाने के पहले ले लेना, खाने के बाद। ये सेलर की स्किल और नॉलेज है, तो उसके जजमेंट में हम बहुत चीजें डिपेंड करते हैं। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो बच्चे, हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, सीधे केमिस्ट के पास जाते हैं, वो भी कई बार पूछ लेते हैं हाँ क्या हो रहा है, सर्दी हो रही है, कितने दिन से हो रही है, सर दुख रहा है क्या, 3-4 गोलियां वो आपसे पूछ के यूं ही दे देते, बिकॉज उनमें भी वो स्किल और नॉलेज आ गया है कि वो जज कर सके कि इस चीज पे कौन सी चीज अप्लाई होगी, इस बीमारी की कौन सी दवा बनेगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब आप कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस और अ पर्टिकुलर पर्पस, तो यहाँ पे वो रीजनेबल कंडीशन सेलर लगा दे कि अपनी स्किल और नॉलेज से एक चीज एक्सप्लेन कर देगा तो इसमें कुछ जाएगा नहीं। अगर उसे नहीं बताया तो आप बोल सकते हो कि भैया मुझे तो आइडिया नहीं था, आपको क्लियरली बताना चाहिए था। Who sold such articles stating that the bottle will not stand a boiling water and was intended to hold a hot water. While being used, plaintiff's wife, the bottle busted and injured her. Held the seller was responsible for damages. The bottle was not fit for use as the hot water bottle. Even if आपने बोल दिया कि hot water bottle है भैया, boiling डालना, भैया वो hot water भी नहीं टिक पाई, ऐसी क्वालिटी की दी है, तो ये भी कंडीशन है। अब बच्चों एक बात, मैम ऊपर भी ऐसी चीज थी, नीचे भी ऐसी चीज है, सेम चीजें क्यों लिखी हैं? 1930 में एक्ट बना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब लॉ बनता है तो वो हर छोटी छोटी चीज को लेके क्लैरिटी देना पसंद करते हैं ताकि कोई लूप होल ना ढूंढे। फिर भी हम ढूंढ लेते हैं, पर लॉ बनाते टाइम वो सोचते हैं कि यार हम बारीकी से एक्सप्लेन करें, बारीकी से सेक्शंस डालें और हर चीज पे एक एक्शन का पॉइंट डाल दें कि इससे सेलर अपने आप को बचा नहीं सकता। और हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, मतलब जो बायर पर्सपेक्टिव, उनके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि अगर कोई पर्सन धंधा करने बैठा है तो वो आपका मिसयूज नहीं करे। तो हम आपको हर जगह से प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, हर तरीके से आपका इंटरेस्ट सोचते हैं। तो वेदर इट कम्स टू इंजरी का लेवल, वेदर इट्स कम टू क्वालिटी का लेवल, हर जगह से हम आपको कवर करने के लिए बैठे हैं अंडर लॉ। इम्प्लाइड कंडीशन अंडर अ सेल ऑफ सैंपल, ठीक है, हमारी सारी कंडीशंस हो गई। अब आ जाते हैं इम्प्लाइड कंडीशन अंडर अ सेल ऑफ सैंपल। बच्चों सैंपल बेचा मतलब सैंपल दिया, वैसा सेम प्रोडक्ट दो जब एक्चुअल में सेल कर रहे हो। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन द बल्क शैल करस्पॉन्डेंस विद द सैंपल क्वालिटी। मैंने एग्जांपल दिया फॉरेन ऑयल का कि अगर आप कोई ऑयल मंगा रहे हो तो बाकी जितना प्रोडक्ट मैंने आपसे ऑर्डर किया वो एग्जैक्ट करस्पॉन्ड करे सैंपल जैसा, उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मत दो। देयर इज अनदर इम्प्लाइड कंडीशन द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। एक और इम्प्लाइड कंडीशन है कि आप चेक कर लीजिए सारे प्रोडक्ट सैंपल जैसे हैं कि नहीं है। It is further implied condition of mercantility as regard to latent hidden defects in the goods which not be apparent or reasonable examination of sample। हो सकता है वो देखे हाँ फॉरेन ऑयल सेम तो दिख रहा है, अब एक एक खोल के तो देख पाएगा नहीं, चेक पूरा यूज करके तो देख पाएगा नहीं जैसे उसने तो worsted coating quality equals to sample was sold to the tailor. The cloth was found to defect in the fixture rendering the some unfit of stitching into the coats. The seller held the liable even though same defected existing in the sample which was examined। अभी क्या हुआ, एक क्रीम लेके आई मैं, ठीक है, एक क्रीम लेके आई, फेस पे लगाई, सब अच्छी थी, थोड़ी सी स्टिकी लग रही थी, ऑयली लग रही थी, ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया भैया सैंपल में ना थोड़ा सा ऑयली क्रीम है, आप मुझे ना ऐसी दे दो क्रीम्स जो लेस ऑयली हो, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, उसने मुझे बहुत सारी क्रीम्स दे दी उसके हिसाब से जो कि लेस ऑयली थी, ठीक है। इसमें से एक दो ऐसी निकली जो ऑयली थी, तो इस ऑयली स्किन, ऑयली चिपचिपी क्रीम के अगेंस्ट भी मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि आपके सैंपल जैसा तो सेम नहीं है। जो मैंने दूसरी चीज आपसे बोली वो सिमिलर करस्पॉन्डेंस में होना चाहिए जो मैंने कंडीशन लगा दी है। अगर उसमें भी आप एक दो डिफेक्टिव गुड्स डालोगे तो आप कंडीशन ब्रीच करो और मैं आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ, ठीक है।
पूरे एक्ट में बच्चों क्वेश्चन पता है क्या आएगा? लास्ट में एक टॉपिक है अनपेड सेलर, ऑक्शन सेल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये जो टॉपिक्स है ना, कंडीशंस, वारंटी, इन सब से डिफरेंसेस हैं, बाकी ये सब तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस से है, ठीक है। अभी तक उन्होंने इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किया। हमारे इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट इज ऑक्शन सेल्स, गुड्स में पूछ लिया जिसमें आप एक्सप्लेन कर दोगे एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक और इनके डिफरेंसेस, और लास्ट में एक टॉपिक है अनपेड सेलर, तो उसके क्या राइट्स हैं अगर सेलर को पेमेंट नहीं मिली तो, ठीक है। अब आ गया एम्प्लाइड वारंटीज, ऊपर पढ़ा था क्वाइट पोजेशन, फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस, दो तो ऊपर पढ़ लिए थे, फिर से दे दिया उन्होंने, दो और लिख दिए, वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरनेस ऑफ द गुड्स और वारंटी इंप्लाइड बाय कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड, मतलब इसको कैसे यूज करना है वो भी आपको बता दें, और अगर डेंजरस है तो वो भी आपको बता दें। ये इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटीज में कवर होता है, जैसे मेडिसिन वगैरह, ठीक है, वो क्लियरली बता दें कि कितनी डेंजरस है। और दूसरा कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड, भाई इसका क्या यूसेज है, इसको किस तरीके से यूज करना है, वो भी इंप्लाइड वारंटी में कवर होता है। सेलर की ड्यूटी है कि वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दे। मैंने एग्जांपल में लिखा है जैसे ब्रेड, वो बता दे आपको कि 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगी, 2 दिन में यूज कर ले। कोल्ड ड्रिंक लेने गए, बोला ठंडी नहीं है, ये इंप्लाइड वारंटी में कवर होगा कि वो आपको बता दे कि आप कोल्ड ड्रिंक लेने आए, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड मतलब ठंडी, भाई ठंडी नहीं है कोल्ड ड्रिंक, वो आपको क्लियरली स्टेट कर दे। करते हैं वो लोग, भाई ये ठंडा पानी चाहिए कि गर्म, क्लियरली पूछते हैं वो। मेडिसिन क्लियरली बता दे कि छोटे बच्चों को वो चीज नहीं देनी है। सिमिलर चीज है ये, जैसे ऊपर लिखा था एग्जैक्ट वही लिखा है। Danger of nature of में inherently dangerous or likely be dangerous and the buyer is ignorant of the danger, the seller must warn the buyer of the probable danger, तो सेलर की ड्यूटी है कि वो आपको वार्न कर दे। प्रोवाइड एन इम्प्लाइड वारंटी कंडीशन क्वालिटी फिटनेस पर्पस एंड नेक्स्ट टू द यूसेज ऑफ ट्रेड, कई बार प्रोडक्ट में लिखा रहता है कैसे यूज होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है, मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है कि वो लिखा दे इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और इसका यूसेज कैसा है, हाउ टू यूज लिखा रहता है। वैसे ही सेलर की भी कई बार ड्यूटी बन जाती है, क्लियरली स्टेट कर दे भैया इसमें पानी मत मिलाना, इसमें सिर्फ मिल्क मिलाना, क्लियरली स्टेट आपको कर दे। अब आ गया हमारा टॉपिक मेन डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। केवियट एम्प्टर मतलब बच्चों हमेशा के लिए याद रख लो, लेट द बायर बी अवेयर, ये तुमने जरूर सुना होगा लेट द बायर बी अवेयर, पर इसको डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर बोलते हैं, ये तुमको आज पता चल गया। डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, तो हम कई बार कुछ चीजों में सेलर को बचाते हैं कि भाई हमेशा सेलर की गलती नहीं होती है, कई बार बायर भी अवेयर होना चाहिए कुछ पॉइंटर्स को लेके और एक्शन हमेशा सेलर के अगेंस्ट नहीं आए, सेलर इस डॉक्ट्रिन को यूज करके बच सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, इन सिंपल वर्ड्स इट इज नॉट द सेलर्स ड्यूटी टू गिव द बायर द गुड्स व्हिच आर फिट फॉर suitable पर्पस ऑफ द buyer. He makes a wrong selection. He cannot blame the seller if the goods turn out to be defective and do not serve his purpose. भैया तुम्हें M साइज आएगा तो तुम चूज करो, बायर थोड़ी हर बार, सेलर थोड़ी हर बार तुम्हारा बॉडी टाइप देख के तुम्हें साइज बताएगा। तुम L ले गए, उसके बाद ये मत बोलो गलत प्रोडक्ट आपको उसने दे दिया है। एक केस दिया है, द प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन वॉर्ड्स वर्सेस हॉब्स, तो जब तुमसे केवियट एम्प्टर पूछे तो एक्सप्लेन कर देना लेट द बायर बी अवेयर, और इसमें बोल रहे हैं हमेशा सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कई बार बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने हिसाब से राइट सिलेक्शन करे। एक एग्जांपल है, सर्टेन पिग्स वर सोल्ड बाय ऑक्शन एंड नो वारंटी वाज गिवन बाय द सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फॉल्ट और एरर ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या किए, सुअर बेचने का ऑक्शन हुआ था, ठीक है। द बायर पेड द प्राइस ऑफ हेल्दी पिग्स, जितने हेल्दी सुअर थे उसके लिए उसने प्राइस दे दिया, बट दे आर इल एंड बट वन डाइड ऑफ द टाइफाइड फियर, दे ऑल्सो इन्फेक्टेड सम अदर बायर्स ओन पिग, मतलब उसके पास ऑलरेडी कुछ सुअर थे तो उन्होंने उनको भी इन्फेक्ट कर दिया। दैट वाज हेल्थ, देयर वाज नो इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ द वारंटी दैट द पिग्स वर ऑफ गुड हेल्थ, इट वाज बायर्स ड्यूटी टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द पिग्स। तो कई बार आप जब ऑक्शन में लेने आए हो तो खुद वेरीफाई कर लो कि वो सही है कि नहीं, बाद में अगर आपके सुअर भी खराब हो रहे हैं, उनसे इन्फेक्शन उनका फैल रहा है, तो आप सेलर के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, आपकी ड्यूटी है कि आप राइट चीज को चूज करो, ठीक है। हाँ, जब आप लेने जाओ तो आप पूछो ना कि हेल्दी है ना, चेक कर लो, वो बोलेगा आप देख लो, आपको जो चाहिए, आपको जॉन से चाहिए आप ले लो। अब जैसे प्लांट्स लेने जाते हैं हम सदर में, वो प्लांटर्स एरिया, अब आप क्या बोलते हो, भैया उगेगा ना, भैया जल्दी आएगा ना, कितना पानी डालें, कितना करें, वो लोग बताते हैं। अब आप लेके गए, आपके यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा धूप आती हो,
वो खराब हो गए, तो आप सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज के लिए कि आपने मुझे रॉन्ग प्लांट दिया। वो आपको चूज करने का ऑप्शन देता है, ये प्लांट से आप जो वाला फ्लावर वाला पॉट बोलोगे वो मैं निकाल के दूंगा। आपके यहाँ बहुत ज्यादा सनलाइट आती है, उससे वो ड्राई हो रहे हैं, उसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे लेट द बायर बी अवेयर का एक्शन सेलर ले सकता है। नहीं तो आप एक्शन लोगे ना, पर इसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक करो। आप एक्शन ले सकते हो, पर आप जीतोगे कि नहीं ये जज डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक डॉक्ट्रिन है कि जहां हम बोल रहे हैं कि ये नहीं बोल रहे हैं आप डैमेजेस के लिए एक्शन नहीं ले सकते। हम ये बोल रहे हैं कि कई बार आप भी कुछ चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। अब आप मेडिसिन ले गए, वो एक्सपायरी थी, तो इसमें ऑफकोर्स सेलर की बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रखा कैसे एक्सपायरी गुड्स? बोल रही हूँ ना मैं, एक्शन ले सकते हो, क्लियरली बोल रही हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा कहाँ लिखा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपायरी चेक करना? पहली बात तो सेलर की सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने एक्सपायरी रखा कि उसका रोज का काम है, उसको रोज चेक करनी है कि किसकी एक्सपायरी कब खत्म हो रही है। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसने आपको एक्सपायरी बेचा है तो आपके पास पूरा राइट है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का। तो फिर आपकी क्यों रिस्पॉन्सिब? फिर तो आपने मतलब 1 महीने बाद आपको पता चला कि जिस डेट पे मैंने लिया था तब से एक्सपायर, तभी भी आप एक्शन ले सकते हो। वो तो लिमिटेशन एक्ट में आप 3 साल तक कभी भी जाके एक्शन ले लो। पर पॉइंट ये है, और आप ये एक्शन ले सकते हो कि वो एक्सपायरी गुड्स रखता है, उसने हमको बेचा है, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम चेक करें, वहां हम कम कॉम्पनसेशन मांगेंगे, लेकिन हम एटलीस्ट सेम प्राइस मत दो पर हाफ ऑफ द प्राइस तो हम डिजर्व करते हैं कि उसने हमको एक्सपायरी गुड्स दिए कैसे। तो बेटे वो बेच कैसे सकता है एक्सपायरी गुड्स? नहीं ऐसा देखो, मेरे मेरे हस्बैंड का मेडिसिन का ही मतलब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एफएमसीजी का ही होलसेल बिजनेस है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक एवरीथिंग कि वहां पे वो चीज कितनी एक्सपायरी है, वो तुरंत रिमूव करते हैं, तुरंत। उनकी गलती है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आती है टू चेक कि आपने एक्सपायरी गुड्स रखे हैं क्या, तुरंत निकालो। हाउ कैन यू सेल? देयर वाज अ बिग केस इन जबलपुर वेयर 2 मेजर बिजनेसमैन वर सेलिंग एक्सपायरी गुड्स जो कोविड में आए थे। कोविड में नहीं बिका बहुत लोगों का सब माल, ठीक है, 2 मेडिकल वाले ने सबसे ज्यादा कमाया है, लेकिन माय पॉइंट इज कि सब कुछ नहीं बिका। तो उन्होंने क्या किया, अच्छे खासे जो मेडिसिन नहीं होते पर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में बोलूंगी, उनकी एक्सपायरी में क्रॉस करके एक्सपायरी चेंज करा दी। ठीक है, इतना उनने टाइम था कि उनने ये किया। पुलिस ने एक्शन लिया और बहुत ही वर्स्ट एक्शन लिया, उनको पूरे मार्केट में काला करके घुमाया है कि आप ये ऐसे काम नहीं कर सकते कस्टमर के अगेंस्ट, और लॉट ऑफ कॉम्पनसेशन लेके गए वो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तुम चिप्स लेने जाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाते हो, तो वो जो किराने वाली शॉप है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपायरी नहीं रखे। और आपको मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, जब आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, जैसे मेरे हस्बैंड का होलसेल बिजनेस है, वो क्या करते हैं, जब उनको ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स आते हैं, एक्सपायरी गुड्स रिटर्न भी आते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्सपायरी गुड्स कंपनी तक पहुंचाएं। तो जो आपके रिटेलर्स हैं, जो होलसेलर से भी सब होलसेलर मतलब जो छोटे मोटे रिटेलर्स है, वो ऑर्डर देते हैं, फिर जब एक्सपायरी होती है तो वो उस चीज का रिटर्न देते हैं और उसका पेमेंट भी हमसे वापस लेते हैं। ठीक है, आपने लिया, आपको इतने दिन में बेचना था, आपको पता था कि वो बिक जाएगा, लेकिन वो एक्सपायरी हो गया तो आप रिटर्न करते हो कंपनी को। सब जगह रिटर्न होते हैं और डायरेक्टली कंपनी के पास जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, बेच ही नहीं सकते आप एक्सपायरी गुड्स। एक्सपायरी हो गया तो आप वापस दे दोगे, आप नहीं रख सकते एक्सपायरी कुछ। आप कंपनी ने ही पॉलिसी बनाई है, एक्सपायर आप हमसे लो, अच्छा खासा स्टॉक लो, एक्सपायर हो गया तो हमको वापस दे दो। उसका कुछ अमाउंट, अब वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है कि कुछ अमाउंट आप बेयर करोगे, कुछ अमाउंट हम बेयर करेंगे, क्योंकि आप भी मेहनत करो उसे बेचने की। खराब, खत्म, डिस्पोज ऑफ, नुकसान हो गया उनका, क्लियर कट। उसका कुछ अमाउंट उनको बेयर करना पड़ता है, कुछ अमाउंट सेलर को, मतलब जो रिटेलर है उसको बेयर करना पड़ता है। बच्चों जो बिल होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, कई इनवॉइसेस लोग इतने क्लियर बनाते हैं कि उसमें भी स्टेट करते हैं कि एक्सपायरी गुड्स विल बी रिटर्न टेकन, 10% विल बी बेयर बाय यू, 90% विल बी बेयर बाय अस। हर जगह छोटे छोटे स्टार मार्क करके पॉइंटर्स होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज तो क्लियरली अग्रीमेंट्स करती ही हैं इन चीजों को लेके कि लॉस ऑफ डैमेज, लॉस ऑफ स्टॉक, एक्सपायरी ऑफ स्टॉक को कौन बेयर करेगा।
हाफ आप बेयर करो, हाफ हम करें, 80 आप बेयर करो, 20 हम करें, 80 हम करें, 20, वो टोटली आपके अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबको ये चीज सॉर्ट हो गई। चलो, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके भी। ऑफ कोर्स अगर आप बायर को बोल रहे हो कि लेट ही बी अवेयर, तो हमेशा सेलर इसका मिसयूज ना करे। सबसे पहले, whether sellers make a false representation and buyer relies on it। आपने बोल दिया बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, और आप लेके चले गए, तो आप इसमें ये नहीं बोलोगे लेट द बायर बी अवेयर, खुद चेक करता कि सही है कि नहीं। आपने रिप्रेजेंट किया कि ये चीज इसी पर्पस के लिए यूज होगी। अब where the seller actively conceals the defect in the goods which is not visible on the reasonable examination of the same। बहुत सारे जो महंगे महंगे लहंगे वाले स्टोर्स होते हैं, ठीक है, स्टूडियोज होते हैं, उनके यहाँ कहीं ना कहीं बारीकी से कुछ ना कुछ हीरे मोती निकल आते हैं। वो बोलते हैं अरे बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर, लड़कियां मान भी जाती हैं बहुत सुंदर लग रही है। एक एक डिफेक्टिव हर जगह नहीं चेक करती। इवन आई एम दैट पर्सन जो मैं छोटी छोटी चीजें नहीं दिखती, बट आई मेट सम ऑफ द पीपल जो बकायदा बारीकी से एक एक चीज चेक करेंगे, उल्टा करके चेक करेंगे, एक एक प्रोडक्ट का अच्छे से वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेलर कंसील करने की, छुपाने की कोशिश करते हैं डिफेक्ट्स को। गौरव जी आप क्या डिस्कस कर रहे हो, प्रोडक्ट्स, बिजनेस? सीएस नहीं करते हैं, धंधा करते हैं। चलो चलो, हाँ प्रैक्टिसिंग सीएस बन के करो ना, कंसील करो इतनी खामियां सीएस बन के। अभी अभी क्या हुआ, प्रोडक्ट बेचने वाले ने डिफेक्ट वाला पार्ट को कंसील कर दिया, छुपाने की कोशिश की, और आपको वो चीज बेच दी। तो आपने क्या करना है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, और आप लेट द बायर बी अवेयर में कहीं कवर नहीं होगे। मतलब इधर सेलर ये पॉइंट रखेगा भी तो कवर नहीं होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि भाई जो डिफेक्ट था उसने छुपाने की कोशिश करी है। अब when the buyer relying on the skill and judgment of the seller and expressly or impliedly communicate him to the purpose of the goods are required। मतलब कि जब हम हॉट वाटर बॉटल बोल रहे थे, हमने क्लियरली बोला हमको हॉट वाटर बॉटल चाहिए, हमको नहीं पता ये वाला प्लास्टिक हॉट बॉटल में होता है कि ये वाला होता है कि स्टील यूज होता है, हमको नहीं आइडिया। तुम बेचते हो, तुम बताओ। तो हमने तुम्हारे स्किल और जजमेंट में डिपेंड किया, और फिर वो चीज खराब निकली। तो एक्सप्रेस करके भी हमने पर्पस बता दिया, एक्शन से भी अपना पर्पस बता दिया, और वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ तो ये मत बोलो लेट द बायर बी अवेयर। अब द गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील्स इन द गुड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। अब जैसे बीमार हो गए, दवाई लेके आए, सर्दी की दवाई बोली थी उसने, आपको फीवर की दे दी, या फिर सिर्फ पेन किलर दे दी, तो आपने उसके डिस्क्रिप्शन पे रिलाई किया था, ये ले जाओ ये तो सर्दी सर दर्द सब ठीक कर देगा। पर वो सिर्फ और सिर्फ क्या ठीक कर रहा था, या तो बहुत ज्यादा पेन ठीक कर रहा था, या फिर सिर्फ फीवर कम करता। अब आपकी सर्दी ठीक नहीं हो रही थी, तो आपने उसके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करके वो चीज यूज करी। तो वो ये नहीं बोलेगा अरे इसको तो पता होना चाहिए ना, सर्दी में ये दवाई थोड़ी यूज होती है। अरे तुमने एक्सप्लेन किया था कि ये होती है, इसलिए मैंने बोली थी। तो इधर पे ये नहीं बोल सकते कि लेट द बायर बी अवेयर। इसके 4 एक्सेप्शंस हो गए। पहला वाला फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, दूसरा कंसील्स द डिफेक्ट, छुपा रहा है डिफेक्ट्स को, तीसरा अपने स्किल और जजमेंट हम पे थोप रहा है कि इसको इस तरीके से यूज होता है, चौथा अपना डिस्क्रिप्शन हमको क्लियरली स्टेट कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट पे एक्शन लेंगे। ठीक है, यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है, पलक पढ़ना। Would A succeed? Give reasons। ऐसे क्वेश्चंस तुमको आ सकते हैं। आंसर पढ़ना। You cannot blame the seller. Skill and judgment of the seller. Therefore, A cannot avoid the contract. बच्चों एग्जाम्पल का क्वेश्चन समझो। सबसे पहले उसने क्या बोला, मुझे एक सिल्क साड़ी चाहिए। इसने ऐसे सोचा कि बनारसी साड़ी, उसने पूछा क्या बनारसी साड़ी है?
नहीं, उसका सोचना सेलर क्योंकि एक्सपीरियंस है बेचने करने में, उसको लग रहा था कि ये बनारसी मांग रही, पर उसका काम है धंधा करना, उसका काम है चीजों को बेचना। वो हर जगह अगर तुम्हारा पर्पस तुम्हारा पहले फुलफिल होना चाहिए, पर हर जगह वो तुम्हारी थिंकिंग भी तुमको पॉइंट आउट करके बताए, ये ड्यूटी नहीं होती है सेलर की। कुछ अच्छे सेलर होते हैं जो क्लियरली हमको सब चीज स्टेट कर देते हैं, पर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप शायद इसे बनारसी सोच रहे होंगे, पर ये बनारसी साड़ी नहीं है। ये हर जगह सेलर को उचक के बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपने ऐसा सोचा ये बनारसी और घर जाके देखा अरे बनारसी नहीं थी, और आके बोल रहे हो अरे हमने तो सोचा था बनारसी होगी पर भैया ये तो बनारसी निकली ही नहीं, तो आपको तो अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, आप हमसे ये साड़ी वापस लीजिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेलर बचेगा। आपने बोला था क्या बनारसी चाहिए? नहीं बोला, आपको लगा, आपने सोचा मुझे लग रहा था कि आपको चाहिए, पर मैं आपको क्यों बोलूं अपने आप से, ठीक है। Position of doctrine of Amter as enriched in the present era, ये एक बार हमको रीड करना है, ठीक है। अब जब इतना समझ आ गया तो ये भी हमको एक बार समझेगा, और हम फिर उसके बाद इसके डाउट्स भी क्लियरली देख सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है, ये भी हमको एक बार रीड करना है, पर हम अभी पढ़ेंगे। फिर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा क्या है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और स्पेसिफिक गुड्स। उसके बाद फिर है ओनरशिप इज इन अनएसर्टेन गुड्स। फिर है पासिंग ऑफ रिस्क, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द पर्सन नॉट द ओनर, ऐसा कोई पर्सन जो ओनर नहीं है पर आपको सामान बेचे पड़ा है। अब एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, हमने क्या पढ़ा है कि टाइटल किसका होता है और किसको देना होता है। अभी पोजेशन किसके पास है? सेलर के पास। जब वो बेच देगा तो टाइटल किसके पास चले जाएगा? बायर के पास। The general rule is that only the owner of the goods can sell the goods. Generally क्या होता है, जो ओनर होता है वही बेचता है गुड्स को, ठीक है। Conversely, the sale of an article by a person who is not the authority of the owner gives no title to the buyer. जो ओनर नहीं है वो कभी भी टाइटल पास नहीं कर सकता। The rule is expressed by nemo that quod non habet. तुमको ये सीधे से मैक्सिम दे देंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन करो। नो पर्सन कैन पास अ बेटर टाइटल ही हिमसेल्फ हैज, ठीक है, मतलब मेरे पास अगर कुछ गुड्स हैं तो इसका बेटर टाइटल मैं ही पास कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। एज अप्लाई टू द सेल ऑफ गुड्स, द रूल्स मीन द सेलर ऑफ द गुड्स कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल टू द बायर देन ही हिमसेल्फ passes. Even a bona fide buyer who buys stolen goods from a thief or from a transferee from such thief can give no valid title to them. चोरी वाला माल भी आप इतने बेटर टाइटल से नहीं दे पाओगे जितना ओनर उस चीज का बेटर टाइटल पास कर सकता है। एग्जाम्पल ए, द हायरर ऑफ द गुड्स अंडर अ हायर परचेज ऑफ agreement, ठीक है, sells them to B, then B, though a bona fide purchaser, does not acquire the property in the goods. At the most he can acquire such an interest in the higher had. अभी क्या हुआ, हायर परचेज अग्रीमेंट हुआ था, इंस्टॉलमेंट पे करते गए तब तक आपने यूज किया। अब आपके पास राइट है कि आपको वो खरीदना है कि नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी थी और मीनवाइल आप उसको हायर परचेज अग्रीमेंट में ले रहे थे। अब मैं ही इसका बेटर टाइटल आपको दे सकती हूँ एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। आप वो पर्सन हो जिसको वो लेना है कि नहीं लेना है। ए फाइंड्स अ रिंग ऑफ बी एंड सेल इट थर्ड पर्सन हु परचेज इट फॉर अ वैल्यू एंड इन गुड फेथ। द ट्रू ओनर दैट इज बी can recover from that person from A having no title to the ring and could not none the better, मतलब वो बेटर टाइटल पास नहीं कर सकता। ए ने क्या किया, एक रिंग उठाई और बी को जाके बेच दी। अभी राइट ओनर कौन है? बी है, लेकिन ए को अगर पता चलेगा कि वो जिसने उससे खरीदी है वो राइट ओनर नहीं था, तो वो तुरंत उसको वो चीज वापस दे सकता है और अपने पैसे वापस ले सकता है। राइट नाउ बी ओनर है, बी किसी थर्ड पार्टी को सेल करने जाए तो बेटर टाइटल जा सकता है, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन है। कई बार एजेंट्स कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, एजेंट ओनर कौन है? प्रिंसिपल है, एजेंट बेचते हैं तब भी हम मानेंगे बेटर टाइटल गया है। को ओनर बेचते हैं तब भी हम मानेंगे बेटर टाइटल गया है। एक कार है, 3 लोग ओन करते हैं, ठीक है, इसमें ट्रक का एग्जांपल दिया, एक ट्रक है 3 लोग ओन करते हैं, एक ने बेच दिया तो तीनों ओन करते हैं ना, उसने बाकियों को नहीं बताया पर बेटर टाइटल गया है क्योंकि वो को ओनर है। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी बच्चों
या तो कैंसिल हो सकता है या फिर एक्सेप्ट हो सकता है। तो अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास कोई प्रोडक्ट का पोजेशन है तो क्या आपने बेटर टाइटल ट्रांसफर किया है? हाँ, किया है। सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, अब एक बार बेच दिया, ठीक है, अब मेरा हो गया प्रोडक्ट, अब मैं किसी को भी बेचूं तो बेटर टाइटल होगा, होगा। सेल बाय सेलर इन पोजेशन एस्टोपल, मतलब कि मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया है कि आई एम द ओनर। सेड बाय द अनपेड सेलर, मतलब अभी तक तुमको यहां से पैसे मिले नहीं, अब अगर तुम इस चीज का टाइटल किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो तो ये वैलिड ट्रांसफर होगा, ठीक है। सेल बाय पर्सन अंडर अदर लॉज, ठीक है, मतलब जब अगर आप कोई चीज गिरवी में रखते हो, बैंक के पास लोन लेते हो और अपना घर वगैरह गिरवी में रखते हो, उसमें अगर वो घर बेच दे आपका, या फिर कोई ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टीज, क्योंकि लोन वगैरह के लिए तो आप हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी रखते हो, तो प्लेज के केस में अगर आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रखी और छोटा मोटा अमाउंट लिया 10-20,000, तो अगर आपने वो 10-20,000 नहीं दिया और उसने जाके आपका प्रोडक्ट बेच दिया तो बेटर टाइटल था उसके पास चार्ज प्लेज क्रिएटेड था, तो उसने सेल जो की है वो राइट की है, ठीक है। हमने पहले जो पढ़ा कि जनरली ओनर नहीं होते हैं और टाइटल पास करते तो बेटर टाइटल नहीं जाता है। फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे एक्सेप्शन की, यस इन केसेस में भी आपको बेटर टाइटल मिल जाता है। इन एक्ट वाइल रिकॉग्नाइजिंग द जनरल रूल नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ लेड डाउन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस टू इट। अंडर दीज एक्सेप्शन द बायर गेट्स अ बेटर टाइटल टू गुड्स देन द सेलर हिमसेल्फ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सेलर कौन हो सकता था? प्रिंसिपल हो सकता था, कोई और पर्सन हो सकता था, पर उसके अलावा भी अगर किसी ने आपको ये चीज बेची है तभी भी आपको क्या मिला है? बेटर टाइटल मिला है। अनपेड सेलर समझो, जैसे एक पर्सन है और एक और पर्सन है, इन दोनों ने आपस में डील की है, ठीक है, गुड्स को लेके। तो गुड्स अभी पोजेशन में है सेलर के और ये बायर है, ये इसको लटका रहा है, 3 मंथ्स में बोला था पेमेंट कर दूंगा और आप मेरे को गुड्स की डिलीवरी कर देना, ये इसको लटका रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, 3 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स हो गए, उसने बोला ये पैसे तो नहीं देने वाला है, ये गुड्स इसने कहीं और सेल कर दिए, ठीक है। तो ये जो अनपेड सेलर है अल्टीमेटली पोजेशन किसको देने वाला था? पहले ये वाले बायर को, पर वो पैसे नहीं दे रहा है, तो अभी तक वो क्या है? अनपेड सेलर है, उसके पास गुड्स है लेकिन उसके पास पैसे नहीं आए, उसके पास गुड्स का पोजेशन अभी भी रखा है जो कि शायद बायर का होना था, अब इसने ये चीज बेच दी, तो ये प्रॉपर सेल है, बेटर टाइटल इसने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसने किसके साथ किया? तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल का बकायदा, पर उसने उसको पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो पोजेशन अगर उसने ट्रांसफर कर दिया तो बेटर टाइटल ट्रांसफर किया है, ठीक है। चलो, पहला है मर्केटाइल एजेंट एक्स गिव्स हिज कार टू ए। अ मर्केटाइल एजेंट, हम ब्रोकर्स को देते हैं अपने घर वगैरह बेचने के लिए, तो अगर ब्रोकर ने बेचा है तो बेटर टाइटल मिलता है, ठीक है। को ओनर में देखो अमन, रमन, विनोद क्या है? जॉइंट ओनर्स ऑफ अ ट्रक हैं। अब इसमें क्या हुआ? पोजेशन ऑफ द सेट ट्रक वाज विद रमन, अभी ट्रक कौन चला रहा था? रमन चला रहा था, लेकिन ओनर कौन है? अमन, रमन, विनोद तीनों। रमन ने क्या किया? सुधीर को गाड़ी दे दी, तो उसके पास बेटर टाइटल गया, ठीक है। भले अमन और विनोद को उसने नहीं बताया था, पर सुधीर बोलेगा मैंने तो को ओनर से ही परचेस किया ना, आप ये मत बोलो ये प्रॉपर्टी अब हमारी, हमें वापस दो, तुम्हारे को ओनर ने ही पेपर में साइन करके मुझे ट्रक बेचा है। अब सेल इन द पोजेशन ऑफ voidable contract, x purchases a jewelry from y, jewelry खरीदी by committing fraud, but before y terminate the contract, x sells the jewelry to z who buys the good in good faith without the noting of x defective title, z gets a good title, ठीक है। अभी क्या हुआ? फ्रॉड से उसने कहीं से परचेस की थी और कहीं और को दे दी, तो जिसके पास थर्ड पार्टी के पास गई, तो मतलब उसके पास राइट गुड्स गए हैं, उसके पास राइट टाइटल गया है। अब सेल बाय seller in possession after sale, B buys a mobile from S which he agrees to deliver to B the next day, B ने खरीदा है किससे? S ने क्या बोला? next day दूंगा, ठीक है। S sells the same mobile to T who pays the higher price than B, तो T के पास क्या बेटर टाइटल है? अल्टीमेटली फोन T ने खरीदा है। देखो समझो B यानी भावना, ठीक है, S यानी साक्षी, ठीक है, और टी यानी तान्या। अभी भावना ने साक्षी को बोला कि मुझे फोन दो, उसने बोला मैं कल डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे तान्या आई साक्षी के पास कि इसकी हायर प्राइस में दे देती हूँ, मुझे दे दो, तो टी के पास तो बेटर टाइटल है ना, है कि नहीं?
ठीक है। टी बाइज इन गुड फेथ विदाउट द नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल, टी गेट्स अ गुड टाइटल। अब साक्षी और भावना के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था उसके लिए भावना साक्षी के अगेंस्ट एक्शन ले, क्वेश्चन करे, वो अलग मैटर है। हम बात कर रहे हैं टाइटल की, तो तान्या को हम बीच में नहीं लाएंगे कि फोन वापस दो, ठीक है। वो बोल सकता है मुझे हायर प्राइस, बेटर प्राइस मिल रहा था तो मैंने उसको सेल कर दिया। अब सेल बाय बायर इन पोजेशन, बी बॉट अ टीवी ऑन हायर परचेज फ्रॉम एस, बी सोल्ड इट टू टी। अभी बी और एस के बीच में, भावना और साक्षी के बीच में क्या था, हायर परचेज अग्रीमेंट, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट में हो सकता है भावना के पास वो आ जाए, ठीक है। तो बी ने क्या किया, पहले ही टी को बेच दिया और उसका पैसा ले लिया। हु परचेज्ड इट इन गुड फेथ, टी गेट्स अ गुड टाइटल, ठीक है। मतलब अभी आपके पास सिर्फ पोजेशन था, आपका वो प्रॉपर्टी नहीं था, आपका गुड्स वो नहीं था। अब एस्टोपल, इन द प्रेजेंस ऑफ जेड, मतलब एक्स सेल्स गुड्स टू वाई टेलिंग दैट गुड्स बिलोंगिंग टू हिम, यानी एक्स, गुड्स किसके थे, जेड के, ठीक है। एक्स क्या कर रहा है, गुड्स वाई को बेच रहा है और बोल रहा है कि मेरी ही दुकान है, ले जाओ आइटम। Z does not object the X statement. Y gets a good title and Z being S stop from denying the want of authority of X. अभी क्या हुआ, Z ने जो किया ना उसको हमने रोक दिया, एस स्टॉप कर दिया कि जो एक्स ने अपनी अथॉरिटी में माल बेचा है वो तुमने डिनाई नहीं किया, तुम्हारे प्रेजेंस में वो चीज हो रही थी, इसलिए उसको गुड टाइटल है। जेड बाद में ये नहीं बोल सकता वाई गुड्स वापस करो, वो एक्स तो मैं थोड़ी था, वो तो एक्स था, एक्स ने तुम्हें गुड बेचा, मेरी दुकान है। तो इधर पे जो जेड है, ठीक है, वो एक्शन नहीं ले सकता कि तुम्हारे पास टाइटल जो गया है वो गुड्स मुझे वापस दो, ठीक है। सेल बाय अनपेड सेलर, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और फिर अंडर एनी लॉज, यानी एक पॉनी है, ऑन द डिफॉल्ट ऑफ पॉनी टू रीपे हैज द राइट टू सेल द गुड्स, मतलब जब आपने पेमेंट नहीं किया उसका, जो आपने गिरवी में लिया था, तो वो जो प्लेज गुड्स हैं वो बेच सकता है। तो बच्चे कितने एच तक हो गए, सबसे पहले मर्केंटाइल एजेंट, अगर एजेंट कोई गुड्स बेच रहा है तो वो बेटर टाइटल है। को ओनर में से कोई एक ओनर बेच रहा है उसको को ओनर बोलेंगे तो फिर वो बेटर टाइटल है। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उसमें आपके पास कोई गुड्स का पोजेशन है तो आप बेच रहे हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पोजेशन आफ्टर सेल हो रहा है तो भी आपको हायर प्राइस अगर मिल रही है तो बेटर टाइटल सामने वाले के पास जाएगा। अगर आपने एस्टॉपल किया, मतलब आपको प्रेजेंट किया आपने कि आप कोई और अदर पर्सन हो या आपके पास अथॉरिटी टू सेल है तो भी सामने वाले के पास गुड टाइटल गया है तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर अनपेड सेलर कोई गुड्स बेचता है तो वो भी एक्सेप्टेबल अंडर एनी लॉज, मतलब प्लेज वाले एक्ट में, अगर प्लेज वाले डेफिनेशन में अगर कोई आपने गुड्स बेच दिए तो वो भी बेटर टाइटल है। थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो।